हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएस डिजिटल। सो एज वी ऑल नो कि हम यहाँ पे आपका एक सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, दैट इज हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग को एक पूरा प्रॉपर हम एक उसके ऊपर बेसिक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग पे। सो ये बेसिकली क्या है, आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, ठीक है। इन दिस इंट्रोडक्टरी सेशन हम डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट इज हाईवे इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट, क्या है हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, कैसे कैसे हमें इस सब्जेक्ट में आगे मूव करना है, क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा, ठीक है, किस किस तरह से हम आगे चीजों को सीखेंगे, ठीक है। सो डिस्कशन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो नाम है वो लिख देते हैं, ठीक है। सो द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज हाईवे इंजीनियरिंग। The name of the subject is highway engineering, ठीक। दिस इज द नेम ऑफ अवर सब्जेक्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए, माय नेम इज शुभम गोयल, मेरा नाम है शुभम गोयल, एंड सिंस लास्ट मैनी इयर्स आई हैव बीन अ फैकल्टी ऑफ इंजीनियर सक्सेस, ठीक है। मैं परमानेंटली यहाँ पे इंजीनियर सक्सेस के लिए डिफरेंट सेंटर्स पे आई हैव बीन टेकिंग द बैचेस, ठीक है, फॉर इंजीनियर सक्सेस। नाउ हाईवे इंजीनियरिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, जो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ पढ़ाते हुए, ठीक है। सिंस लास्ट नंबर ऑफ इयर्स में मैं लगभग अभी तक नंबर ऑफ टाइम्स इस हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ा चुका हूं इन द गेट एग्जामिनेशंस, ठीक है, एंड डिफरेंट जगह पे जाके, ठीक है। सो अब यहाँ पे दोबारा से हम इसको एक बार से शुरू दोबारा कर रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग को ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ईएस डिजिटल, ठीक है। सो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको अपने बारे में बताया बेसिकली, ठीक है। अगर अब हम बात करें हाईवे इंजीनियरिंग में, तो ये इस क्लास में देखो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है हमारा, ठीक है, कितना डेप्थ में हमें इस सब्जेक्ट को लेके जाना है, एंड कैसे कैसे आने वाले लेक्चर्स में हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। देखो, कुछ जनरल चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सबसे पहले, ठीक है, जो हमें मतलब बेसिकली अपनी क्लास में फॉलो करनी है। कुछ जनरल चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो अगर हम नोट्स के बारे में बात करें कि नोट्स आप लोगों को कैसे बनाने हैं, तो देखो नोट्स की अगर हम बात करेंगे तो नोट्स बनाने का तरीका हमारा कुछ ऐसा रहेगा कि जो चीजें मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट करा के लिखाऊंगा वो आपको सारी लिखनी है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बोर्ड पे मैं आपको लिख कर समझाऊंगा, ठीक है, वो सारे के सारे आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करने हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने उसको यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप उसे क्या करो, जो चीजें आपको ऐसी लग रही हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा पढ़ाने का तरीका जो आपको लग रहा है कि भाई मुझे अपने नोट्स में नोट डाउन करना चाहिए, तो आप क्या करो, उस पॉइंट को, उस एग्जाम्पल को, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको अपने अकॉर्डिंगली अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छे नोट्स वही रहेंगे जो आप खुद से आप बनाओगे, ठीक है। मैं जो लिखवाना है वो मैं लिखवाऊंगा ही, जो मैं बोलूंगा वो मुझे बोलना ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से भी जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, अगर आप उनको खुद से नोट डाउन करते हुए चलोगे, तो अगर आप अब से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद दोबारा से इस अपनी नोटबुक को उठाओगे जो यहाँ पे आपके हाईवे की तैयार होगी, तो उसमें आपको उसको देखते ही बहुत इजीली दोबारा से सारी की सारी चीजें क्या है, रिकॉल कर जाएंगी। नेक्स्ट बात ये कि नोट्स बनाते समय आप कोशिश ये करना कि आप मल्टीपल कलर पेन का यूज करो, अलग अलग तरह के कलर पेन्स यूज करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक्चुअली अट्रैक्टिव बनेंगे नोट्स आपके, ठीक है। चीजें क्लियरली, बहुत क्लियरली समझ में आएंगी हमें। डिफरेंट पेन्स का यूज करोगे तो चीजें बहुत अट्रैक्टिव भी लगेंगी, साथ ही साथ क्लियरली मेंशन्ड भी होंगी, आपको खुद से देख के वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक। सो नोट्स के बारे में मैंने आपको बताया कैसे नोट्स बनाने हैं, मैं बनवाऊंगा यहाँ पे, वो बनाने ही है। साथ ही साथ कोई ऐसे पॉइंट जो आपको लग रहा है आपको नोट डाउन करने चाहिए, उनको आप अपने आप अकॉर्डिंगली नोट्स में नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बात, मल्टीपल पेन्स का कोशिश करना कि यूज करो, ठीक। ये तो हमने यहाँ पे बात करी है नोट्स की। अब जैसे हम बात करें कि इसमें सेशन में क्या है कि जैसे अभी यहाँ पे आपको भी पता है कि हम यहाँ पर फेस टू फेस तो बैठे हुए नहीं है, ठीक है। मैं नहीं देख पाऊंगा कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपके एक्सप्रेशंस को देखकर मैं चीजें जज नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपल पॉइंट ये है कि यहाँ पे तो फिर हम इंटरेक्ट कैसे करें, हाउ कैन वी इंटरेक्ट, ठीक है। इंटरेक्ट करने का हमारा तरीका क्या रहेगा, हम इंटरेक्ट करेंगे विद द चैट्स, ठीक है। चैट्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। हम क्या इंटरेक्ट करेंगे, हम थ्रू द चैट्स इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। यानी कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, जो भी मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए कहूंगा, आप उसका रिप्लाई करेंगे मुझे किस तरह से, थ्रू द चैट्स, ठीक है। एसएमएस आप यहाँ पे जो चैट है आपका, उसमें क्या करना, आप मैसेज करना, ठीक है। मैं प्रॉपरली हम उसके थ्रू क्या करेंगे, एक प्रॉपर इंटरेक्शन कंटिन्यू करेंगे, ठीक। क्लास जितनी ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगी, जितना ज्यादा आप अटेंशन पे करोगे, जितना ज्यादा आप डिस्कशन में इन्वॉल्व होगे, उतना ही ज्यादा चीजें हमें अच्छे से समझ में आएंगी, उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा, और साथ ही साथ आपको भी चीजें समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि मुझे भी मजा उसी क्लास में आएगा जो क्लास इंटरेक्टिव होती है, ठीक है। अगर आप पूरा डिस्कशन में इन्वॉल्व होगे, ठीक है, तो मुझे भी चीजें समझाने में मजा आएगा, आपको भी चीजें समझने में मजा आएगा। तो नेक्स्ट बात क्या है कि इंटरेक्शन हमें कैसे करना है, इंटरेक्शन करना है हमें थ्रू द चैट्स।
कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट होगा, सिंपली क्या करो, अपना मैसेज डाल दो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, यहाँ पे चीजों को जो है वो मैं यहाँ पे एकदम इमीडिएटली समझा दूंगा, ठीक है। या हो सकता है कि मैं लेक्चर के बाद उसको अच्छे से प्रॉपर्ली दोबारा से पूरा डिस्कस कर दूं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट दिखाई दे रहा है तो उसमें हेजिटेट नहीं करना है किसी भी तरह से, ठीक। सो डिस्कशन हमें कैसे करना है, इंटरेक्शन हमें कैसे करना है, वो हमने चीज समझ ली, नोट्स कैसे करने हैं वो भी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट बात है कि इसमें ये भी आती है कि जैसे हम जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे हाईवे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनके रिलेटेड अब बात आएगी कि आप क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करोगे। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो मैं आपको यहाँ पे क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, वो आपके क्लासरूम क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। मतलब जैसे मैंने कोई टॉपिक समझाया, सपोज मैंने सुपर एलिवेशन समझाया, सुपर एलिवेशन के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको एज इट इज यहाँ पे समझा दूंगा, यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है, क्लास में सॉल्व। इससे अलग और हमें क्या क्या करना है, जैसे मान लो कोई अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो होंगे, या फिर आप मान लो पर्टिकुलर चैप्टर के खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, उन चैप्टर्स के ऊपर असाइनमेंट्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा चैप्टर्स पे, ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको कुछ टेस्ट भी कराऊंगा, ठीक है, देयर विल बी सम टेस्ट आल्सो। उससे क्या होगा, टेस्ट से आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, सेल्फ असेसमेंट करोगे, उससे आपको खुद से आइडिया लगेगा कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं क्या उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करेगा, टेस्ट का जो भी हमारा एक तरह से रहेगा प्रोसेस, ठीक। टेस्ट करने हैं, असाइनमेंट्स करने हैं, क्लासरूम क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे अलग आपके कोई अलग पर्सनल क्वेश्चंस होंगे तो वो आप मुझे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं उनको भी क्या करूंगा, उनको सॉल्व करने में आपका पूरा हेल्प कर दूंगा। एक बात ये आती है कि जैसे ये असाइनमेंट जो है, टेस्ट वगैरह जो है, ये बेसिकली मैं आपको एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाऊंगा, ठीक है, उस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं या मुझे मान लो कोई क्वेश्चंस अच्छा लगा तो मैंने उस ग्रुप पे वो क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, आप क्या करो, उस ग्रुप पे वो क्वेश्चन सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन भेजो, कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है सो ऑन द टेलीग्राम ग्रुप आप ऑल्सो उसको वहां पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक। तो हमें ये मैंने बताया कि बेसिकली क्वेश्चंस में कैसे हमें डील करना है, क्वेश्चंस में कैसे लेके जाएंगे हम, टेस्ट, असाइनमेंट्स, क्लासरूम क्वेश्चन, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे कोई आपके क्वेश्चन होंगे तो वहां पे आप उसका बेझिझक क्या करोगे, डिस्कशन करोगे, ठीक है। तो ये जस्ट हम कुछ जनरल बातें करी अभी तक हमने कि क्या क्या डिस्कस किया कि भाई नोट्स कैसे करने हैं हमें, ठीक है, इंटरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कि हमें किस तरह से अपना ये बेसिकली क्वेश्चंस हम कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी जनरल चीजें थी जो आपको एंड तक लेके चलनी है, ठीक। अब मैं जैसे हाईवे में बताऊं तो देखो ये नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द गेट, कई बार अब तक मैं इसको कर चुका हूं। अब इसमें देखो लगभग मैं आपके साथ लगभग 60 to 65 आवर्स तक का ये पूरा कोर्स इस पे डिस्कस करूंगा, ठीक है, लगभग 60 to 65 आवर्स तक के ऊपर में इसका पूरा जो कोर्स है वो उसको मैं डिस्कशन करूंगा आपसे, लगभग 60 से 65 घंटे मेरे को इसमें लगते हैं, ठीक है। लेकिन वो सबसे पहली बात यह है कि 60 से 65 घंटे जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे चीजें, उस पूरे आवर के ड्यूरेशन में आपको बहुत अटेंटिवली चीजें सुननी है, पूरे के पूरे कंसंट्रेशन के साथ चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरा फोकस चाहिए कि भाई अगर 2 घंटे की आप क्लास में बैठ रहे हो तो उस 2 घंटे की क्लास में आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे की क्लास में बैठे बीच में कि मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, कुछ उसका रिप्लाई कर दूं या उधर कर लो, ऐसा नहीं होता। अगर 2 घंटे की क्लास में हम बैठ रहे हैं तो पूरा का पूरा 2 घंटे हमें 100% फोकस होकर चीजों को यहाँ पे समझना है, डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है, तभी जाकर अच्छा रहेगा। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट आपका खत्म होगा हाईवे इंजीनियरिंग, उस समय पे इतना मैं आपको अश्योर कर देता हूं कि ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, ईएससी के क्वेश्चन करोगे, गेट के क्वेश्चन करोगे, या फिर किसी अच्छे रेफरेंस बुक से भी अगर आप क्वेश्चंस करना चाहोगे इधर उधर से, या मान लो पीएसयूज क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, कोई और एग्जाम के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व। हर तरह के क्वेश्चंस आपसे लगभग क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे बहुत इजीली, ठीक। तो एक ये मैंने यहाँ पर बताया, आपको क्या करना है, जस्ट इंटरेक्शन करना है पूरा प्रॉपर्ली, जो चीजें मैं समझा रहा हूं उन पे ध्यान लेना है, ध्यान देना है उन पे पूरा, और पूरा का पूरा 1 महीना जब तक आपका सब्जेक्ट चलेगा, इस पूरे 1 महीने में आपको पूरा इसमें ये समझना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आपको आगे कहीं से किसी तरह का दोबारा से किसी और की क्लास में बैठ के ये सब्जेक्ट को पढ़ना ना पड़े। ये मेरा टारगेट रहेगा कि अगर आप हाईवे आज यहाँ पर पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए एक लाइफ टाइम के लिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। हमेशा के लिए आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बन जाने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन का मैटर आपके पास आ जाना चाहिए। तो ये सोच के बैठना है कि इस एक महीने में जब तक ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, इस ड्यूरेशन में हमें हाईवे इंजीनियरिंग जो है उसको बेस्ट से बेस्ट अपना यहां से करके निकलना है, ठीक। तो ये जस्ट कुछ हमने जनरल बात करी। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ऐसे भी डाउट रहेंगे कि भाई क्या हम बुक्स क्या फॉलो करें, या मान लो कि जैसे मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा क्या वो सफिशिएंट रहेगा, या हमें कुछ एडिशनल बुक्स भी फॉलो करनी होंगी रिलेटेड टू द डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो आपको यहाँ पे जो मैं चीजें पढ़ाऊंगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगी, ठीक है।
क्वेश्चंस का पूरा मैटर आ जाएगा आपके पास, जितने भी क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपके पास ऑलमोस्ट उन्हें सॉल्व करने के लिए पूरा मैटर आ जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा। तो अगर यहाँ पे आप डिस्कस करोगे तो आपको एग्जाम पर्पस से या फिर कुछ क्वेश्चंस के लिए तो यहाँ पे कोई किसी तरह की एक्स्ट्रा बुक फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मैं आपको दूंगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट एग्जाम, फॉर ईएससी एग्जाम एज वेल एज फॉर डिफरेंट पीएसयूज एग्जाम। हर एक एग्जाम के लिए आपके पास एक सफिशिएंट कंटेंट रहेगा, तो बुक्स के बारे में आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है। लेकिन अगर आपका ज्यादा मन करेगा कि भाई हमें सब्जेक्ट में अपनी बहुत अच्छे से नॉलेज बढ़ानी है और ज्यादा इसके बारे में सीखना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक्स बता दूंगा। ठीक है, जो आप अगर चाहोगे कभी आपके पास मन करेगा पढ़ने का तो वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी ऑलरेडी मैं अगर आपको इतना बता रहा हूं कि जो चीजें मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं, ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स मैं ऑलरेडी करके आ रखा हूं। ठीक है, अभी तक कितना मैंने इसको पढ़ाने के बाद इतना मेरे को एक्सपीरियंस है कि किस तरह से गेट में चीजें आपकी पूछी जाएंगी और क्या क्या चीजें आपको देनी है, वो चीजें मैं ऑलरेडी आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो बुक्स वगैरह में अगर नॉलेज लेने का आपका ज्यादा मन होगा तो मैं आपको रेफरेंस बुक्स बता दूंगा। बाकी एग्जाम पर्पज से जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, नंबर ऑफ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपकी वो ऑलरेडी मैंने खुद ने कवर कर रखी है। ठीक है, डिफरेंट जो मटेरियल हो सकता है वो सारी की सारी चीजें एक साथ मिक्स हो जाएंगी, मिक्स करके मैं आपको उस चीज को क्या है खुद से खुद देने वाला हूं। ठीक, तो उसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी है, जस्ट यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द कंटेंट। ठीक है, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको खुद से खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ जो चीजें हमें पढ़ाई गई हैं उससे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं, तो वो आपको खुद से खुद एनालिसिस हो जाएगा उस चीज का। ठीक, सो जस्ट मेहनत करनी है मेरे साथ 1 महीना लग के। ठीक है, फोकस करके चीजों को सीखना है, पढ़ना है, 1 महीना मेहनत से चीजें सीखनी है। ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ द सब्जेक्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस हाईवे इंजीनियरिंग, इतना मैं आपको अश्योर कर देता हूं। ठीक, तो ये जस्ट हमने कुछ जनरल बात करी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट की, कैसे कैसे हम इसमें आगे मूव करेंगे सब्जेक्ट में। ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें फॉलो करते हुए चलनी है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले हाईवे में मेन चीज पे आने से पहले, ठीक है, हम थोड़ा सा कुछ जनरल चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसी जनरल चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, उसके बारे में देखो हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। पहले आपको क्लियरिटी आएगी कि ये जो हाईवे इंजीनियरिंग है, ये जो इतना बड़ा सब्जेक्ट आपके पास आया, ये एक्चुअली आया कहां से, ऐसा क्या हुआ कि हमें इस सब्जेक्ट की इतनी नीड आ गई कि हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, वो चीजें हम बेसिक से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे किस पे, अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। पहले ये देखते हैं कि बेसिकली हाईवे आया कैसे, क्यों हमें इसको पढ़ने की जरूरत हुई। ठीक, तो मैं हाईवे पे आने से पहले आपसे एक जनरल वर्ड डिस्कस करना चाहूंगा, and that general word is what? Transportation. That general word is what? Transportation. ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं सबसे पहले। उसके बाद हम आएंगे किस पे, अपने मेन ये जो हाईवे है इसकी तरफ आएंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, अब ट्रांसपोर्टेशन को समझने से पहले मैं जस्ट एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ, एक केस कंसिडर करता हूँ, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, जैसे अगर जनरल बात करें हम, मान लो सपोज कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री, क्या आप बिल्कुल अपने लेवल से सोच के चलो कि अगर आप खुद को कंसिडर करो, जैसे आप लोग हो, मैं हूं, ठीक है, या फिर हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी है, हम जितने भी लोगों को देखें, एवरीबडी हैज सम डेफिनेट नीड्स। हर एक की क्या होती है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं जो हर किसी को पूरी करनी होती हैं। और वो नीड्स क्या है, लाइक जैसे कि फूड एक बेसिक नीड है जो हर किसी को चाहिए। ठीक है, फूड होता है, शेल्टर होता है, शेल्टर्स लाइक रहने के लिए घर, क्या है, हर किसी को घर चाहिए रहने के लिए, फूड है आपका, शेल्टर है, एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बेसिक नीड जो हर किसी को चाहिए होता है। ठीक है, फूड है, एम्प्लॉयमेंट है आपके पास, लाइक शेल्टर है आपके पास। साथ ही साथ अगर मान लो आप किसी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आपके घर पे अगर खेतीबाड़ी होती है, आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपको देखने को मिले, जो आपका घर पे जो काम हो रहा है एग्रीकल्चर का, आप कोशिश क्या रहेगी आपकी, कुछ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, वो एक अच्छे लेवल पे पहुंचे। या मान लो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे या फिर बिजनेस से जुड़े हुए होंगे, तो उन लोगों की कोशिश क्या रहेगी कि भाई उनका जो बिजनेस है, उनका जो इंडस्ट्री है, वो अच्छे लेवल पे पहुंचे, वो डेवलप करे। हर कोई ये चाहता है, ये बेसिक नीड्स होती है हमारी लाइफ की। ठीक है, तो मैंने बेसिक नीड्स में आपको क्या क्या बताया है, मैंने बेसिक नीड्स में आपसे डिस्कस करा है क्या, लाइक फूड, शेल्टर, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। या फिर बिजनेस, जो हम हर किसी की बेसिक नीड्स होती हैं कि हर किसी के पास में रहें। ठीक है, अगर आप लोगों के पास में ये सारी की सारी चीजें हैं तो आप क्या बोलोगे कि हम डेवलप्ड हैं। ठीक है, अगर आप डेवलप होंगे तो आपकी सोसाइटी भी डेवलप होगी, एंड अगर आपकी सोसाइटी डेवलप होगी तो उसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा कंट्री डेवलप होगा। यानी कि एक ऐसा कंट्री जिसके लोगों के पास ये सारी की सारी बेसिक नीड्स सेटिस्फाइड रहती हैं, सारी की सारी बेसिक नीड्स फुलफिल्ड रहती हैं,
तो उस कंट्री को क्या कहा जाता है? डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं कि कैसे ये सारी की सारी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो पाएंगी, इसके पीछे आते हैं। देखो जस्ट मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। ठीक, लेट अस सपोज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, सपोज आपके पास, आप किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वर्क करते हैं, मतलब मान लो आपके घर पे क्या है, कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम होता है, आप खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास क्या है, मान लो कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम है, एग्रीकल्चर, या फिर सपोज करो कि आपका कोई छोटा मोटा क्या है, या किसी भी तरह का फिर बिजनेस है आपके पास, आपका पास क्या है, कोई किसी तरह का बिजनेस है, या फिर मान लो कि आपके पास क्या है, कोई किसी तरह की पर्टिकुलर इंडस्ट्री है। ठीक, ये तीन चीजें मैं यहां पे कंसिडर कर रहा हूं। सपोज एग्रीकल्चर है, या कोई बिजनेस है, या फिर कोई इंडस्ट्री है। ठीक, ये इतना हमें समझ में आया। अब इसको यहीं पे अभी रखते हैं, अब इधर आते हैं। ठीक है, इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, अब कहां पे आते हैं, इधर आते हैं। अब लेट अस सपोज आप कहां पर रहते हो, आप यहां पे रहते हो अपने घर पे, दिस इज आवर होम, दिस इज आवर होम, यहां पे हम रहते हैं। कौन रहते हैं यहां पे? यहां पे रहते हैं ह्यूमन बींग्स, यहां पे रहते हैं आपका कौन? ह्यूमन बींग्स। ये क्या है, हमारा घर है, यहां पे हम यहां पे रहते हैं। ठीक है, अब एक बात इसमें देखो, ये जो एग्रीकल्चर मैंने कंसिडर किया था, ठीक है, या फिर मैंने जो बिजनेस यहां पे कंसिडर किया था, या फिर इंडस्ट्री जो मैंने यहां पे कंसिडर करी थी, इन तीनों के तीनों फील्ड में अगर हम बात करें तो इन तीनों के तीनों जगह पे एग्रीकल्चर, बिजनेस या फिर इंडस्ट्री में कौन लोग काम कर रहे होंगे? इन तीनों जगह पे आपके ह्यूमन बींग्स ही तो काम कर रहे होंगे, लाइक ह्यूमंस, हमारे जैसे ह्यूमंस ही तो यहाँ पे इन तीनों जगह पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, सो ह्यूमंस आर वर्किंग इन दीज फील्ड्स। इन जगह पे कौन काम कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बींग्स रहते कहां पे हैं? ह्यूमन बींग्स रहते हैं यहाँ पे अपने घरों पे। ह्यूमन बींग्स ऐसे थोड़ी कि यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही रहते हैं ह्यूमन बींग्स, या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में ही रहते हैं, या फिर बिजनेस में ही रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं? घर पे रहते हैं। इन तीनों जगह पे काम कौन कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स कहां पे रहते हैं? यहां पे रहते हैं अपने घर पे। ठीक, तो ह्यूमन बींग्स को यहां से यहां पे जाना होगा इनमें काम करने के लिए। अगर यहां पे ह्यूमन बींग्स के काम करने की जरूरत है, जब यहां पे ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, तो जो ह्यूमन बींग्स यहां पे अपने घरों पे थे, उन्हें यहां से मूव करके कहां जाना पड़ेगा? यहां पे जाना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? इनको यहां से मूव करना होगा। ठीक है, कहां पे? इस पर्टिकुलर एरिया में, या मान लो एग्रीकल्चर है, या फिर बिजनेस है, या फिर इंडस्ट्री है। ठीक है, सो वो यहां से मूव करके वहां पे जाएंगे। नेक्स्ट बात, ये जो बिजनेस है, या फिर इंडस्ट्री है, या फिर ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड है आपका, इन तीनों जगह पे ह्यूमन बींग्स की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ ऐसे और भी बहुत से एसेंशियल गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, बहुत से ऐसे जरूरी, बहुत सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनकी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। लाइक मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूं, तो एग्रीकल्चर में आपको डिफरेंट डिफरेंट सीड्स की जरूरत पड़ती है, मैन्यूर्स की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत से अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक, या फिर इंडस्ट्री में हम बात करें, मान लो किसी भी पर्टिकुलर चीज की इंडस्ट्री है, न्यूज़पेपर है, या व्हाटएवर काइंड ऑफ इंडस्ट्री इट इज, इन जगहों पे ह्यूमन बींग्स के साथ साथ कुछ अलग अलग गुड्स की जरूरत भी पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज की भी जरूरत पड़ती है। तो मान के चलो कि वो जो गुड्स हैं या फिर वो जो सर्विसेज हैं, वो कहां पे अवेलेबल है? लेट अस सपोज वो कहीं यहां पर अवेलेबल है। अभी दिस गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। यहां पे कौन है? गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तो इस इंडस्ट्री में ह्यूमन बींग्स की जरूरत थी, वो ह्यूमन बींग्स की जरूरत तो जो थी वो सेटिस्फाइड हो गई, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपने घरों से यहां से मूव करके यहां पे आ गए। लेकिन ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट भी तो यहां से यहां पे होना चाहिए। ठीक है, उन गुड्स एंड सर्विसेज का भी तो मूवमेंट यहां से यहां पे होना चाहिए। तो ये जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ये भी क्या करेंगे? मूव करेंगे कहां से? यहां पे जहां पे वो ऑलरेडी अवेलेबल थे, यहां से आपके एग्रीकल्चर में, या फिर आपके बिजनेस में, या फिर आपकी इंडस्ट्री में। तो इतना हमें क्लियर हुआ कि इन तीनों जगह पे काम करने के लिए जरूरत थी किसकी? गुड्स की जरूरत थी, सर्विसेज की जरूरत थी, ह्यूमन बींग्स की जरूरत थी। लेकिन वो तीनों चीजें अवेलेबल कहां थी? वो किसी दूसरे लोकेशन पे अवेलेबल थे। तो ये ह्यूमन बींग्स, गुड्स, सर्विसेज यहां से मूव करके कहां पे पहुंच गए? यहां पे पहुंच गए। इतना चीज हमें क्लियर हुई। नेक्स्ट,
तो बेसिकली मूव करना बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो, ट्रांसपोर्ट बोल दो, कि यहां से यहां पे ट्रांसपोर्ट होके ये चीजें पहुंच गई। ठीक है, नेक्स्ट बात, अब सपोज इस इंडस्ट्री में या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में गुड्स भी आ गए, सर्विसेज भी आ गई, ह्यूमन बींग्स भी आ गई। अब यहां पे क्या होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाएगा। यहाँ पे लाइक एग्रीकल्चर में हो तो अलग अलग तरह की फसल मैन्युफैक्चर की जा सकती है, इंडस्ट्री में कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब उन अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट से क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। नाउ ये जो प्रोडक्ट्स अब यहां पे बन के आए हैं, ये जो प्रोडक्ट्स यहां पे मैन्युफैक्चर हुए हैं, ये प्रोडक्ट्स यहां से आपने, इंडस्ट्री ने तो प्रोडक्ट बना दिया, बट अब ये प्रोडक्ट यहां से आप कहां लेकर जाओगे, यू विल कैरी दिस प्रोडक्ट टू द सप्लाई मार्केट्स, टू द सप्लाई मार्केट्स। आप यहां से इन प्रोडक्ट्स को कहां पे लेके जाओगे, मार्केट्स में लेके जाओगे। मार्केट से ये प्रोडक्ट कहां पे जाएंगे, आपके रिटेलर्स के पास जाएंगे, शॉपकीपर्स के पास जाएंगे, एंड इन शॉपकीपर से ये प्रोडक्ट आपके कहां पे जाएंगे, ये कंज्यूमर्स के पास चले जाएंगे, कंज्यूमर्स के पास चले जाएंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी हमें प्रोसेस समझ में आई। प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो मैन्युफैक्चर करने के बाद आप सप्लाई मार्केट में लेके जाओगे, रिटेलर्स के पास जाएगा, कंज्यूमर्स के पास जाएगा। तो ऑब्वियसली ये कह सकते हैं हम कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए अगर इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को यहां पे पहुंचना है तो जरूरत किस चीज की है, जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की। जरूरत है किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने यहां पे प्रोसेस अभी समझाया। अब इस एग्जाम्पल के बेसिस पे, इस चीज के बेसिस पे हमें फाइनली क्या कंक्लूड हो रहा है, ये हमें यहां से समझना है। देखो, सबसे पहली बात तो ह्यूमंस एंड गुड्स की रिक्वायरमेंट थी कहां पे, इंडस्ट्री में, वहां पे प्रोडक्ट बना, उसको ट्रांसपोर्ट करके आपने कंज्यूमर तक पहुंचा दिया। एक मैं आपसे अब सिंपल सी चीज ये पूछना चाहता हूं कि अगर सपोज बाय चांस ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड था, सबसे ज्यादा जरूरी था, अगर वो चीज सेटिस्फाई ना हो पाती तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस नहीं होने वाली थी। ये चीज हमें सोचनी है एंड उसका आंसर करना है कि क्या वो पॉइंट है कि जो इस पूरी प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था। अगर मैं जनरल आपसे बात करूं तो ये जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट था आपके लिए वो क्या था, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्ड, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्ड। सो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था आपके लिए वो क्या था, ट्रांसपोर्टेशन था। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाता, इनका, ह्यूमन बींग्स का, गुड्स का, सर्विसेज का, अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाता तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है आपकी वो सेटिस्फाइड नहीं होने वाली थी, वो पूरी प्रोसेस सेटिस्फाई नहीं होने वाली थी। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट आया हमारे पास। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना होता तो ये पूरी प्रोसेस हमारी सेटिस्फाई नहीं होने वाली थी। इतना हमें समझ में आया। अब सपोज अगर अब ट्रांसपोर्टेशन में एक केस कंसिडर करता हूं, अगर सपोज ट्रांसपोर्टेशन ना होता तो, अगर सपोज ट्रांसपोर्टेशन ना होता तो, अगर सपोज ट्रांसपोर्टेशन ना होता तो ये ह्यूमन बींग्स यहां से गुड्स एंड सर्विसेज यहां पे ना पहुंच पाते, यहां पे ना पहुंच पाते। अगर ये यहां पे ना पहुंच पाते तो इस एग्रीकल्चर में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में क्या इनमें आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता, कोई डेवलपमेंट इनमें नहीं होने वाला था, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट ही ना बन पाता। अगर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा तो वो प्रोडक्ट मार्केट में कैसे पहुंचेगा, अगर मार्केट में नहीं पहुंचेगा तो कंज्यूमर पे कैसे पहुंचेगा, एंड कंज्यूमर पे अगर वो नहीं पहुंचेगा तो पैसा कैसे आएगा, हाउ विल द इकोनॉमी विल बी जनरेटेड, कैसे इकोनॉमी बनेगी, बनी नहीं पाएगी। ना ही इस बिजनेस का, ना ही इस एग्रीकल्चर का, ना ही इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर इकोनॉमी ही नहीं बनेगी तो क्या होगा, कुछ भी, कहीं भी डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। सो मैं केस कंसिडर कर रहा हूं, अगर सपोज ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाता तो होता क्या, ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो रुक जाती। ना ही एग्रीकल्चर डेवलप होने वाला था, ना बिजनेस डेवलप होने वाला था, ना इंडस्ट्री डेवलप होने वाला था। ठीक है, ना ह्यूमन बींग्स, गुड्स एंड सर्विसेज वहां पे पहुंचने वाले थे। एंड वन मोर इंपोर्टेंट थिंग, अगर ये चीजें डेवलप ना हो पाती तो ह्यूमन बींग्स के पास फूड कहां से आता, भाई इनके पास इकोनॉमी नहीं आने वाली थी। इकोनॉमी कहां से डेवलप होती, अगर इकोनॉमी डेवलप ना होती तो ह्यूमन बींग्स को फूड कहां से मिलता खाने के लिए, इनको शेल्टर्स कहां मिलता रहने के लिए। ठीक है, इनको एक तरह से बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल पाता, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलने वाला था इन्हें। इनके पास इकोनॉमी कैसे आ पाती ह्यूमन बींग्स के पास।
तो मैं ये यहाँ पे बताया है कि अगर बाई चांस ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाता तो ये जितनी भी बेसिक नीड्स मैंने आपको बताई थी ह्यूमन बींग्स की लाइफ की, वो सारी की सारी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं होने वाली थी एंड पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है वो अफेक्ट हो जाता, पूरा लाइफ साइकिल अफेक्ट होने वाला था। सो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत कहां से आई, हमें यहां से हमें समझ में आया कि ट्रांसपोर्टेशन होने की जरूरत क्यों आई, क्यों हमें एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, क्यों जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की, वो हमें यहां से समझ में आया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की जितनी भी बेसिक नीड्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। एंड कौन कौन सी बेसिक नीड्स हैं लाइफ की, वो बेसिक नीड्स है लाइफ की लाइक आपका फूड, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, ठीक है, आप लिख सकते हो एग्रीकल्चर ऑल्सो, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये बेसिक नीड्स हैं, ये सारी की सारी बेसिक नीड्स कब पॉसिबल हो पाएंगी हमारी लाइफ की, जब हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा तो ये आपकी लाइफ जो है, ये जो बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी। एंड अगर ये बेसिक नीड सेटिस्फाई ना हो पाई तो आप डेवलप नहीं कर पाओगे, आपकी कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी, आपकी सोसाइटी डेवलप नहीं कर पाएगी। तो ये यहां से हमें रोल समझ में आया कि व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इकोनॉमी जनरेशन करना है तो इकोनॉमी जनरेशन के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक। तो ये हमें यहां से इतना पूरा प्रोसेस समझ में आया है, पूरा चार्ट से हमें क्लियर हो गया होगा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की एक्चुअली जरूरत क्यों है। तो मैं 2 पॉइंट्स कहता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन में, पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। और वो बेसिक नीड्स क्या है ये मैंने यहाँ पे सारी की सारी लिख दी हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री, ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री। ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इकोनॉमी, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है किस लिए, इकोनॉमी के जनरेशन के लिए। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, अगर आपके पास इकोनॉमी अच्छी है, सो इकोनॉमी क्या करती है, आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इकोनॉमी प्रोवाइड्स यू द स्ट्रेंथ टू टेक द डिसीजंस, इकोनॉमी आपको डिसीजन लेने के लिए एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए हमारे लिए क्या है, इस सब का होना जरूरी है। तो इससे क्लियर हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत कहां से आई। दैट इंडिकेट्स, पहला पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, अब जस्ट हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहां से क्लियर हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत आई कहां से, ठीक। अब बेसिकली एक और इसमें बात यह आती है कि ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हमने देख ली कि क्यों है ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत, टू सेटिस्फाई ऑल द बेसिक नीड्स वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। बात अब ये आती है कि ट्रांसपोर्टेशन करना है तो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन, पॉइंट ये भी तो आता है कि ठीक है भाई ट्रांसपोर्ट करना है, किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि किस चीज को आपको ट्रांसपोर्ट करना है। तो सिंपल से इस पूरे प्रोसेस से आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस चीज को हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ह्यूमन बींग्स को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो यहां से ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी कि पहली बात ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्यों आई, दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का करना है, ह्यूमन बीइंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो मैं फाइनली आपसे यहां पे कंक्लूजन के लिए एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड टू कैरी human beings, goods and services from one place to another place so that all the basic needs of human life, that is food, shelter, employment, economy, industry, agriculture can be satisfied. Human beings, goods, services को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिससे कि हमारी लाइफ के जो भी बेसिक नीड्स होते हैं सारे के सारे, फूड, शेल्टर, इकोनॉमी, ये सब के सब सेटिस्फाई हो पाए एंड हम डेवलप हो पाए। तो ये यहां से हमें यहां से क्लियर हुआ है। तो ये जस्ट अभी एक मैंने आपको बेसिक आइडिया ये दिया है कि व्हाई द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज हियर, क्यों जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की हमें, इतना यहां से क्लियर हुआ। अभी हम अपने हाईवे पे नहीं आए हैं, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। जस्ट पहले हम क्या कर रहे हैं, एक पूरी की पूरी प्रोसेस के साथ आएंगे वहां पे भी। ऐसे डायरेक्टली मैं आपको अगर हाईवे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, कि टेक्निकल डिस्कशन करना शुरू कर दूंगा, तो उसमें एक फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सब्जेक्ट में फीलिंग हमें आनी शुरू हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फील आना बहुत जरूरी है कि कैसे एक्चुअली में क्या जरूरत आई जो हमने इतनी बड़ी यहाँ पर एक पूरी की पूरी ब्रांच तैयार कर दी। हाईवे इंजीनियरिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वन ऑफ द मेजर ब्रांच ऑफ अवर सिविल इंजीनियरिंग। एमटेक करते हैं इसमें लोग, बहुत हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। सो ये इसीलिए जरूरत पड़ रही है इन चीजों की, ठीक। सो ये यहां से हमारा एक अभी तक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, अपना फॉरवर्ड और बात करते हैं इसके बारे में, और अभी डिटेलिंग में जाते हैं इसमें थोड़ा, ठीक है।
ठीक है। सो सबसे पहले आपने डिस्कस किया क्या, ट्रांसपोर्टेशन में आपने डिस्कस किया कि नीड क्या थी इसकी, व्हाट वाज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने की जरूरत क्यों है। सो मैंने सिंपली स्टेटमेंट बोल दिया कि ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड टू कैरी ह्यूमन बीइंग्स गुड्स सर्विसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सो दैट ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ आवर लाइफ दैट इज फूड, सिक्योरिटी, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल कैन बी सेटिस्फाइड एंड वी कैन डेवलप। इसलिए आपको जरूरत है, तो नीड आपने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट आपके पास ये आता है कि चलो ठीक है, आपको पता लग गया कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। तो हमारे पास ये आता है कि इसमें हमारा रोल कहां पे आ रहा है, व्हाट इज अवर रोल इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस में हमारा रोल कहां पे आ रहा है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे, ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे। देखो वो ठीक है, आप कहोगे कि मुझे एग्जाम देना है, एग्जाम में आएगा तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, वो एक अलग चीज है, ठीक है, उसको डिस्कस नहीं करें, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हमारा रोल कहां पे आया, एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने के लिए हमारा रोल कहां पे आया, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, व्हाट इज आवर रोल, व्हाट इज दिस प्रोसेस, हमारा रोल इसमें कहां पे इन्वॉल्व है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज आवर रोल इन दिस एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमारा रोल कहां पे आता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी डिस्कस कर रहा हूं क्या है कि आवर रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अवर रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमारा रोल कहां पे आता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो जैसे सपोज करो मैं यहां पे ए पॉइंट पे हूं, आई एम हियर एट पॉइंट ए, ठीक है, ये मान लो आपका घर है, सपोज आपका घर है, ठीक है, आपको यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना था। बी पॉइंट क्या है, आपका ऑफिस है, लेट अस सपोज बी पॉइंट इज आवर ऑफिस, दिस इज आवर होम एंड दिस इज आवर ऑफिस, दिस इज आवर ऑफिस, ठीक है, तो दिस इज आवर ऑफिस, ठीक। सो हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमारा रोल कहां पे आया इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, बेसिकली एम कि व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट। देखो ठीक है, हम ए पॉइंट पे हैं, अपने घर पे हैं, हमें कहां पे जाना है, ऑफिस में जाना है, बी पॉइंट पे, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू मैं यहां से यहां पे पहुंच जाऊं। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कनेक्ट होता हुआ कोई ना कोई एक मेरे को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए पूरा प्रॉपर, जो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हो, जिससे कि मैं यहां से यहां पे इजीली पहुंच जाऊं, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए बिटवीन पॉइंट ए टू बी, कोई ऐसा सिस्टम आपको चाहिए जो कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कैरी कर सके, यू नीड ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये बात आई यहां पे। अब चलो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए था, हमने क्या किया यहां पे, हमने पॉइंट ए से बी लेके बी पॉइंट तक क्या बना दिया, कोई एक लेट अस सपोज कोई एक रोड कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए था ए से बी को ज्वाइन करता हुआ, तो हमने क्या किया, ए से बी के बीच में एक रोड कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने। अब बात ये आई कि ये जो रोड का कंस्ट्रक्शन था, ये रोड का कंस्ट्रक्शन तो अगर मैंने किसी छोटे मोटे, कोई मान लो मिस्त्री है, कोई छोटा मोटा मजदूर है, उसको बोला होता कि भाई ए से बी के बीच में कोई एक यहाँ पे रोड बना दे यार, कोई छोटा मोटा, जिससे कि मैं यहां से यहां पे जा पाऊं, तो वो भी बना देता। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में कि ए से बी को ज्वाइन करता हुआ रोड जो आपने बनाया है, अगर वही सेम चीज आपने किसी छोटे मोटे पर्सन से, किसी मिस्त्री मजदूर से कही होती, तो वो भी यहां से यहां पे कनेक्ट करता हुआ एक छोटा मोटा रोड आपके लिए बना सकता था, ठीक है। तो आपकी यहां पे कहां जरूरत पड़ रही है, आपकी यहां पे क्या जरूरत पड़ रही है, वो तो उसने भी कर दिया काम, वो पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है, उसने ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी इतना काम कर देगा आपके लिए। तो आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है वो काम, ये जो काम था इनको बीच में कनेक्ट करता हुआ एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोड जो है वो तो एक मिस्त्री ने भी प्रोवाइड कर दिया, तो आपको क्यों जरूरत पड़ गई फिर इसको पढ़ने की, ठीक है। ये यहां पे हमारा मेन क्वेश्चन है। तो हमारा कहां पे रोल आया, दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो तो एक आपके मिस्त्री ने भी प्रोवाइड करा दिया, मजदूर ने भी प्रोवाइड करवा दिया, तो आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है इसको। देखो अब इसके लिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल उठाता हूं, यहां पे इतना हमें क्लियर हुआ, तो इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल हमें कंसिडर करते हैं। देखो आरसीसी आई थिंक आपने लोगों ने सबने पढ़ रखा है, ठीक है, आई थिंक आरसीसी ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड। तो मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं आरसीसी से रिलेटेड। लेट अस सपोज, इसको समझने के लिए हमारा रोल यहां पे कहां से आया, अपने रोल को यहां पे समझने के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों के लिए कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। लेट अस सपोज ये आपके पास एग्जांपल है, सपोज मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, बिल्डिंग बनानी है, एंड लेट अस सपोज मैं कोई 10 मंजिल का बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूं,
ठीक है, कोई 10 मंजिल की मैं यहाँ पे क्या बनाना चाह रहा हूं, बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, 10 स्टोरी बिल्डिंग मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो इस 10 मंजिल बिल्डिंग को बनाने के लिए, 10 मंजिल बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये 10 मंजिल जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को अगर मैं कहूं कि ठीक है मेरे पास दो ऑप्शन है। देखो मैंने क्या किया, 10 मंजिल बिल्डिंग मुझे बनानी है, तो ये जो बिल्डिंग है, क्या ये बिल्डिंग कोई मेरा छोटा मोटा अगर मजदूर को मैं कंसीडर करूं, कोई मिस्त्री को कंसीडर करूं, तो क्या वो इस बिल्डिंग को नहीं बना पाएगा? जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल मिल रहा हूं, ये 10 मंजिल की आपको बिल्डिंग बनानी है, क्या ये बिल्डिंग आपका कोई एक लोकल पर्सन जो होगा, लोकल कंस्ट्रक्शन से इन्वॉल्व कोई पर्सन होगा, लाइक कोई मिस्त्री मजदूर, क्या वो ये इस बिल्डिंग को नहीं बना पाएगा? एग्जैक्टली, डेफिनेटली वो इस बिल्डिंग को बना देगा, डेफिनेटली वो बिल्डिंग को बना देगा। आपने देखा होगा कि आपके गांव में या छोटे मोटे शहरों में जो भी घर बने हुए होते हैं 3 मंजिल के, 4 मंजिल के, उसमें क्या होता है, कोई मजदूरी तो होता है, कोई मिस्त्री तो होता है, जो क्या कर देता है, पूरे के पूरे घर को बना देता है वो घर को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो वही यहां पर भी है कि मैं अगर यहां पर ये बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूं, तो इस बिल्डिंग को तो आपका कोई मजदूर या मिस्त्री लगकर भी बना देते, जो बनाते भी हैं नॉर्मली। गांव में जाओगे आप, छोटे मोटे शहरों में, टाउन्स में देखोगे तो वहां पे वो करते भी हैं इस काम को। लेकिन पॉइंट ये आता है, ठीक है, आपका यहां पे घर तो बन चुका, लेकिन पॉइंट ये आता है कि क्या ये घर आपकी, अगर मान लो बाय चांस अर्थक्वेक आ जाए, बहुत हैवी अर्थक्वेक अगर आया, क्या ये घर आपको उस हैवी अर्थक्वेक से सेव करके रखेगा? विल इट बी सेफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हैवी अर्थक्वेक? दूसरी बात, क्या ये घर आपका ड्यूरेबल रहेगा? क्या ये घर ड्यूरेबल रहेगा? ठीक है, क्या ये घर आपका सर्विसेबल रहेगा? क्या ये घर आपका सर्विसेबल रहेगा? क्या ये घर आपका एफिशिएंट रहेगा? क्या ये घर आपका इकोनॉमिक रहेगा? पॉइंट सारे के सारे ये आ रहे हैं कि क्या ये घर आपका सेफ रहेगा, अर्थक्वेक अगर मान लो आ जाता है, बहुत हैवी अर्थक्वेक, या फिर मान लो क्या ये घर आपका सर्विसेबल रहेगा, क्या ये ड्यूरेबल रहेगा? ठीक है, क्या आप इसमें क्रैक डेवलप होने से रोक पाओगे? ठीक है, या फिर क्या ये इकोनॉमिक रहेगा? नो, ये इकोनॉमिक, सर्विसेबल, सेफ, ड्यूरेबल, ठीक है, ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपका ये वाला घर सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। ये घर वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सो ये जो आपका घर बनाने का काम है, ये कर तो देता कोई नॉर्मल मिस्त्री भी, मजदूर भी, लेकिन वो सारे के जो ये जो घर है वो बन जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि वहां भी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी सेफ्टी की। देयर में बी ए प्रॉब्लम ऑफ योर सेफ्टी, देयर में बी ए प्रॉब्लम ऑफ योर इकोनॉमी की भी प्रॉब्लम आ सकती है। देयर में बी ए प्रॉब्लम ऑफ द एफिशिएंसी ऑल्सो, एफिशिएंट नहीं होगा। प्रॉब्लम आ सकती है ड्यूरेबिलिटी के साथ, इस घर के ड्यूरेबिलिटी के साथ में भी पॉसिबल कि घर आपका ड्यूरेबल ना रहे। देयर में भी प्रॉब्लम ऑल्सो कि यहां पे हो सकता है कि सर्विसेबल ना रहे। ठीक है, ये सारे के सारे क्राइटेरियाज हैं जो आपको इस घर में फेलियर कराते हुए दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम अराइज कर सकती हैं अगर आप इसको नॉर्मल किसी छोटे मोटे पर्सन से बनवा लोगे। लेकिन अगर सपोज यहां पे आपने पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने के लिए पूरी एक टीम हायर की, जिसमें आपने एक स्ट्रक्चर के लिए एक्सपर्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे क्या सॉइल प्रेजेंट है, उस सॉइल का एनालिसिस करने के लिए आपने पास एक सॉइल स्पेशलिस्ट रखा हुआ है, पूरा एक प्रॉपर मिक्स डिजाइन को करने वाला, डिजाइन मिक्स करने वाला कंक्रीट का, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट आपने रखा हुआ है। अगर आपने ये सारी की सारी चीजें कर रखी है, सपोज यू हैव अ पर्टिकुलर पर्सन जो कि आपके इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करेगा, इसमें कितना रेनफोर्समेंट आना है, ठीक है, इसमें कितना बीम्स की डेप्थ रखनी है, कितने कॉलम्स की विड्थ रखनी है, ठीक है, कितना इसके हमें यहाँ पे सॉइल की, बेसिकली इसके नीचे क्या सॉइल की कंडीशन है उसकी टेस्टिंग करने के लिए अगर आपके पास पर्सन है, सपोज आपके पास कोई एक पूरा कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करने के लिए अगर एक स्पेशलिस्ट पर्सन है, तो उस केस में मैं आपसे ये कहता हूं कि उस केस में आपका ये घर जो है वो सेफ भी रहेगा, क्योंकि आपके इस पर्सन ने ऑलमोस्ट सारे के सारे फैक्टर जो है, जो आपने स्पेशलिस्ट की जो टीम हायर करी है, उस स्पेशलिस्ट की टीम ने सारी की सारी चीजों को यहाँ पे कंसिडर कर लिया होगा। अर्थक्वेक को भी कंसिडर कर लिया होगा, विंड लोड को भी कंसिडर कर लिया होगा, सॉइल को भी कंसिडर कर लिया होगा, एवरीथिंग दे हैव कंसिडर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक टीम लगाता हूं, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा एनालिसिस करके, सॉइल की स्टडी करके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ के, आरसीसी पढ़ के, मिक्स डिजाइन पढ़ के अगर वो इस घर को बनाने की कोशिश करे, तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि ये घर मेरा सेफ रहेगा, ड्यूरेबल भी रहेगा, एफिशिएंट भी रहेगा, सर्विसेबल भी रहेगा। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इकोनॉमी के साथ, देयर में बी लिटिल प्रॉब्लम विद द इकोनॉमी, बट हमारे ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, ये सारे के सारे क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाइड हो
जाएंगे। ये पॉइंट्स हमें इतना यहां से समझ में आना चाहिए। तो ये यहां से आपको डिफरेंस समझ में आया कि क्या डिफरेंस है, आपका रोल यहां पे कहां से आया। नॉर्मल पर्सन बना सकता था, उसको ऐसे कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस घर में क्या प्रॉब्लम थी कि वो अनसेफ हो सकता था, वो नॉन ड्यूरेबल हो सकता, वो नॉन एफिशिएंट हो सकता था, वो नॉन सर्विसेबल हो सकता था, ये सारी प्रॉब्लम उसमें देखने को मिल सकती थी। लेकिन अगर आपने एक पूरे एजुकेटेड इंजीनियर्स की टीम को हायर किया एंड उन्होंने इस घर को बनाया, तो आपका ये घर सेफ भी रहेगा, सर्विसेबल भी रहेगा, एफिशिएंट भी रहेगा, इकोनॉमिक भी रहेगा। ये डिफरेंस यहाँ पे आया। तो आपका रोल कहां पे आया यहाँ पे, वो आई थिंक आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल को समझने के बाद दोबारा से अपने इस पॉइंट पे, जो हम पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे A to B वाला, हम दोबारा से इस एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो, A से B के बीच में रोड बनानी थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करना था, उसके लिए हमने एक रोड बना दी। रोड बनाने के दो ऑप्शन है, पहला क्या, किसी नॉर्मल पर्सन को आप यहाँ पे बोल दो कि भाई ठीक है, आप कोई छोटा मोटा मजदूर लो, उसको बोलो कि भाई यहाँ से यहाँ पे एक रोड कनेक्ट कर दे, वो ठीक है यहाँ पे कर देगा काम। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप ऐसा करोगे तो वही सारी की सारी प्रॉब्लम जो मैंने वहां पे मेंशन की थी, वही सारी की सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम वही है, सब सेफ्टी की प्रॉब्लम है, एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की भी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि इस कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो रोड कंस्ट्रक्शन यहां पे हो रहा है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपके एनवायरनमेंट को भी बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंच जाए, एनवायरनमेंट भी अफेक्ट हो सकता है। सो एक और प्रॉब्लम क्या है, इफेक्ट टू द एनवायरनमेंट। अफेक्ट टू द एनवायरनमेंट, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बिना किसी बेसिकली एक स्पेशलिस्ट के अगर आपको ये रोड बनाने की कोशिश करोगे, तो ये सारी प्रॉब्लम यहां पे हो सकती हैं। तो आपका रोल अब यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा कि आपका रोल यहां पे कहां पे है। लेकिन अगर आप मान लो पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़कर जाओगे, आपको इसके बारे में हर एक क्राइटेरिया का आइडिया है कि किस किस बेसिस पे, कौन कौन से क्राइटेरिया को कंसिडर करते हुए मुझे रोड बनाना है। ठीक है, देखो जो पर्सन, ये नॉर्मल जो पर्सन बना रहा था, उसको इस सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि भाई कितना आपको क्या मटेरियल रखना है, कितना कौन कौन से आपको चीजें यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ती है, कितना वॉल्यूम कंसिडर करना है, कितना ट्रैफिक कंसिडर करना है, उसके बारे में आपको, उस पर्सन को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ के जाओगे तो आपको उन सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में आइडिया होगा कि कौन से मटेरियल को मुझे यूज करना है, कितनी विड्थ रखनी, कितनी हाइट रखनी है, कितनी थिकनेस रखनी है रोड की, ठीक है, कितना वॉल्यूम, कितना ट्रैफिक कंसिडर करना है, साथ ही साथ कौन कौन से फैक्टर है जो मेरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका रोल यहां पे आया, कि आपका रोल आया यहां पे कि वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, आप उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सेफ बनाओगे, एफिशिएंट बनाओगे, इफेक्टिव बनाओगे एंड इकोनॉमिक भी बनाओगे। साथ ही साथ you will protect that transportation system from the environment perspective also, आप उसको environment को किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करने से भी बचा सकते हो। तो हमारा रोल यहां पे हमें ये समझ में आया कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिजाइन करेंगे, हम ये जो पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि कल की डेट में मैं एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिजाइन कर पाऊं विच इज सेफ, which is efficient, which is economic also, and which does not degrade environment at any cost। तो ये हमारा यहाँ पे रोल है, इसलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। यही सेम टू सेम रोल होगा किसका, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का भी, यही सेम रोल होगा एक सॉइल स्पेशलिस्ट का भी, जो यहाँ पे एंगेज्ड होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो आपसे कोई कहते हैं कि ठीक है ये छोटा मोटा घर है, या तो कोई ये नॉर्मल मिस्त्री भी बना सकता है, आपका क्या रोल है, आपका रोल है ये सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दिस इज योर रोल हेयर। इसीलिए आप इस ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ रहे हो, यही रीजन है हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि क्या रीजन है बेसिकली। तो ये दो पॉइंट्स हमें यहाँ से क्लियर हो गए। ठीक है, दो चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। सो मैं अगर फाइनली एक लाइन में कंक्लूड करूंगा, एग्जाम्पल तो ये नोट डाउन हमें करनी है। देखो जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या करो, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। जिससे कर मान लो कल 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद या कुछ दिन बाद हम इसको रिवाइज करेंगे, तो एग्जाम्पल देखते ही हमें पूरा का पूरा आइडिया इसके बारे में आ जाएगा कि किस किस तरह से पॉइंट्स को समझाया गया था। ठीक, तो पॉइंट इज दैट व्हाट इज आवर रोल इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, वो मैं बता देता हूं कि ऐसे लिख सकते हो कि व्हाट इज आवर रोल इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, या फिर आवर एम, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य क्या है यहाँ पे, आवर टारगेट इज, आवर एम इज टू डिजाइन, to provide a transportation system between any 2 points which is safe, which is efficient, which is economic as well, and which does not degrade our environment at any cost, जो किसी भी cost पे आपके environment को कोई harm
नहीं पहुंचाना चाहिए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे मैंने डिस्कस करा आपसे कि क्यों जरूरत आई, हमारा रोल यहाँ पे कहां से आया। दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड वेरी नाइसली। अब मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में एक क्लियरिटी आई होगी कि भाई हमारा रोल कहां से आया एंड इसकी ट्रांसपोर्टेशन की नीड कहां से आई। दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई आपके पास। ठीक, देखो ये पूरा का पूरा बेसिक्स इसीलिए मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आपको एक पूरा बेसिक पूरी अंडरस्टैंडिंग रहे कि चीजों को लेके कैसे आ रहे हैं। डायरेक्टली आगे मैं आपको हाईवे में यहाँ पे पढ़ाना शुरू करता टेक्निकल चीजें तो आपको बेसिक आइडिया ना रहता एक, ठीक, फीलिंग ना आ पाती सब्जेक्ट के बारे में कि भाई ऐसा क्या होगा जो आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, पूरा आइडिया लगेगा, पूरा बेसिक्स आपको क्लियर होगा, एवरीथिंग आपको पता होगा कि कैसे हम यहाँ पे हाईवे पे पहुंच रहे हैं। डायरेक्टली नहीं पहुंचेंगे, वहां पे पूरा बेसिक्स क्लियर करते जाएंगे। तो दो चीजें हमारे यहाँ से क्लियर हो चुकी। नाउ अब अपने थर्ड पॉइंट की तरफ हम आएंगे। ठीक है, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द थर्ड पॉइंट जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसको क्या है आपको नोट डाउन करना है, एग्जाम्पल भी नोट डाउन करना है। ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। चलो ठीक है, आपने नीड देख ली, इसकी क्या जरूरत है, हमारा रोल देख लिया यहाँ पे क्या है। अब बात ये आती है कि ट्रांसपोर्टेशन करवाओगे कैसे, किसी एक चीज को दूसरे जगह पे कैसे लेके जाओगे। अब बात ये आती है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास कि हाउ टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल, कि कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन करवा पाएंगे एक चीज का दूसरे जगह पे, ये हमें बात करनी है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर समझ में आए। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारे पास क्या आ रहा है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का एक जगह से दूसरे जगह पे, ये नेक्स्ट बात आता है। तो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं वो क्या है आपके पास, बेसिकली आप हेडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। द हेडिंग इज व्हाट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये चीज अब आपको यहां पे डिस्कस करनी है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि कैसे अब हम किसी एक पर्टिकुलर थिंग को दूसरे जगह पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके लिए क्या क्या सिस्टम्स आपके पास अवेलेबल है, वो चीज अब आपको यहां पे डिस्कस करनी है। ठीक, तो बहुत सारे नंबर ऑफ तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम किसी एक चीज को दूसरे पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन से तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक तो होगा हमारे पास क्या, एक हो सकता है आपके पास लैंड, दूसरा हो सकता है हमारे पास क्या बाय एयर, एयर के थ्रू, थर्ड हो सकता है हमारे पास क्या वाटर के थ्रू। ठीक है, तो तीन तरीके हैं, लैंड के थ्रू, जमीन जो होती है इसके थ्रू लेके जा सकते हैं, एयर के थ्रू लेके जा सकते हैं एंड वाटर के थ्रू लेके जा सकते हैं। ठीक है, लैंड में भी हमारे पास दो चीजें रहेंगी, एक होगा क्या आपके पास रोडवेज एंड दूसरा क्या होगा रेलवेज। रेलवेज होगा, ठीक है, रेलवे होगा। इधर एयर के थ्रू अगर आप लेके जाओगे तो उसको क्या बोलोगे, एयरवेज कहोगे उसे, एयरवेज। वाटर के थ्रू लेके जाओगे तो उसे क्या कहोगे, वाटरवेज कहोगे, वाटरवेज कहोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे क्लियर हुए, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। तो ये बेसिकली अलग अलग आपके पास सिस्टम है, अलग अलग तरीके हैं जिनके हेल्प से आप एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, द क्वेश्चन इज दैट कि इन सारे के सारे पॉइंट जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चीजें लिखी हैं, इनमें सबसे अच्छा कौन सा रहेगा। द पॉइंट इज दैट इनमें सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, लैंड वाला सबसे अच्छा रहेगा, दैट इज रोडवेज, रेलवे, एयरवेज सबसे अच्छा रहेगा, या फिर वाटरवे आपका सबसे अच्छा रहेगा। ये पॉइंट आपके पास नेक्स्ट आ रहा है कि विच वन इज बेस्ट अमंग ऑल दीज फोर, इन चारों में सबसे बेस्ट कौन है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ये हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो कौन सा सबसे बेस्ट होगा, ये क्वेश्चन आपको खुद से सोचना है। देखो डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि कौन सा सबसे बेस्ट है,
सारे के सारे बेस्ट भी हैं और सारे के सारे खराब भी हैं। मतलब क्या है कहने का कि हर किसी का अपना फायदा भी है और हर किसी का अपना नुकसान भी है। ठीक है, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है वो डिपेंड करेगा हमारा पर्पस क्या है। आप ऐसे किसी को बेस्ट नहीं बोल सकते या फिर ऐसे ही किसी को खराब नहीं बोल सकते। कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है वो डिपेंड करेगा कि हमारा क्या पर्पस है, हम किस चीज को लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड कहां पे लेके जाना चाह रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ मैटर है यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो ये नहीं कह सकते कौन सा सबसे अच्छा है कौन सा सबसे खराब है, ये डिपेंड करेगा हमारे पर्पस पे, हमारी कंडीशन क्या है, हम किसको लेके जाना चाह रहे हैं, कहां पे लेकर जाना चाह रहे हैं, क्या लोकेशन है। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन यू विल सी व्हिच वन इज द बेस्ट एंड व्हिच वन इज द पुअरेस्ट, सबसे खराब कौन सा है। तो अगर लेकिन मैं हर किसी के फायदे हर किसी के नुकसान है, कुछ मैं बेसिक पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूं इन चारों के बारे में, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि किसको हम अच्छा मतलब कि कैसे कैसे इनके फायदे क्या है, कैसे कैसे इनके नुकसान है। देखो अगर जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, लेट अस सपोज मैं सबसे पहले बात करता हूं किसके बारे में, एयरवेज के बारे में मैं बात कर लेता हूं थोड़ी। तो एयरवेज के बारे में जैसे हमें पता है कि एयरवेज की अगर हम बात करें तो सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, सबसे फास्टेस्ट। जितनी भी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस करी हैं चारों, तो उनमें सबसे फास्ट होता है, यानी कि सबसे कम समय में आपको किसी दूसरे लोकेशन पे पहुंचा सकता है। जैसे कि सपोज आपको दिल्ली से अगर जाना हो, कहां पे, अगर सपोज दिल्ली से आपको बैंगलोर जाना है, तो अगर आप बाई ट्रेन जाओगे तो बहुत टाइम लगा देगा वो। ठीक है, लेकिन अगर आप बाई फ्लाइट जा रहे हो, एयरवेज के थ्रू जा रहे हो दिल्ली से बैंगलोर जाने में, तो जस्ट आप मानकर चलो कि 2.5 घंटे में 3 घंटे में आप दिल्ली से बैंगलोर पहुंच जाओगे। कितना फास्टेस्ट मोड है। रोड से जाओगे बहुत समय लगेगा, रेल से जाओगे बहुत समय लगेगा, उससे भी बहुत समय लगेगा, लेकिन ये 2-2.5 घंटे में पहुंचा देगा आपको। सो बहुत फास्ट होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है, महंगा होता है काफी। ठीक है, महंगा काफी पड़ता है, ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो अच्छा भी है खराब भी है। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको जल्दी जाना है कहीं पे, उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, उसके लिए खराब हो गया। तो हम अच्छा भी नहीं कह सकते खराब भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट, रेलवेज के बारे में मैं बात करूं, रेलवेज का क्या फायदा है। तो देखो रेलवे में क्या है, आपका सबसे बड़ा फायदा तो रेलवे का यही है कि एक साथ बहुत हाई अमाउंट ऑफ लोगों को, बहुत ज्यादा बल्क में पैसेंजर्स को आप एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा सकते हो। इतना किसी और में देखने को नहीं मिलेगा हमें। एक लार्ज क्वांटिटी में हम पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचा सकते हैं, ये चीज हमें किसी दूसरे में नहीं देखने को मिलेगा। ट्रेन को आपको सबको पता है, ठीक है, कितने कितने हाई अमाउंट में लोगों को लेके चलती है वो, ऐसा किसी दूसरे में होता है क्या, किसी में नहीं होता है। सो ये इसका फायदा है रेलवेज का। ठीक है, मास ट्रांसफर के लिए पॉसिबल हो सकता है, मास ट्रांसफर बल्क में ट्रांसफर करने के लिए हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलो पहले वाटरवे की बात करता हूं। वाटरवे का फायदा क्या है, चीपेस्ट होता है। जैसे रेल एयरवे सबसे महंगा था, ये सबसे सस्ता होता है आपके पास, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि बहुत स्लो होता है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अच्छा भी है खराब भी है, डिपेंड करेगा आपके पर्पस पे। अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है तो वो प्रीफर करो, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो इधर आ जाओ। ठीक है, सो महंगा भी ये चीपेस्ट होता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है। अब बात आते हैं फाइनली किस पे, अपने रोडवेज की तरफ। रोडवेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, रोडवेज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले इसका सबसे रोडवेज के बारे में हमें डिस्कस करना है। बेसिकली रोडवेज के बारे में मैं बताता हूँ। देखो हमने ये जितनी भी तीनों चीजें अभी डिस्कस करी है, रेलवे, एयरवेज या फिर वाटरवे, इन तीनों में क्या हो रहा है कि इन तीनों को आपको यूज अगर करना है तो इन तीनों को यूज करने से पहले आपको रोडवेज का सहारा लेना ही पड़ेगा। विदाउट यूज ऑफ रोडवेज आप इन तीनों को यूज नहीं कर पाओगे। कैसे वो मैं अभी बताता हूं, लेकिन रोडवेज के लिए आपको जरूरत नहीं है कि आपको इनका सहारा लेना पड़े। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो तीनों है हमारे डिपेंडेंट है किस पे, रोडवेज पे, लेकिन रोडवेज डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज पे। कैसे वो मैं बताता हूं। देखो सपोज आपको बाई ट्रेन ट्रेवल करना है, रेलवेज के थ्रू ट्रेवल करना है, एयरवेज के थ्रू ट्रेवल करना है, वाटरवेज के थ्रू ट्रेवल करना है, तो इन तीनों चीजों के लिए अगर आपको एयरवेज से जाना है तो आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, वाटरवे के लिए पोर्ट्स वगैरह पे जाना पड़ेगा। तो इन तीनों के तीनों चीजों को यूज करने के लिए आपको अपने घर से निकल के रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे या फिर पोर्ट्स पे जाने के लिए किस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फॉलो द रोडवे ट्रैक। आपको रोडवे को ही फॉलो करना पड़ेगा, बाय रोड ही तो जाओगे। सो ये आपको समझ में आया होगा कि रेलवे भी अगर यूज करना है, एयरवेज भी अगर यूज करना है, फिर वाटर भी अगर यूज करना है, तो तीनों को यूज करने से पहले आपको रोडवे को तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर वाटरवे तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, रोड का सहारा लेना पड़ेगा। बाय रोड ही आप रेलवे स्टेशन या इन लोकेशंस पे पहुंच पाओगे। सो ये यहां से समझ में आया कि सबसे जरूरी क्यों हो रहा है आपके लिए
दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट इट यू कैन नॉट यूज एनीथिंग. इन तीनों में से आप कोई भी यूज नहीं कर पाओगे. ठीक. सो एक तो ये चलो इसका सबसे बड़ा फायदा. तो अब देखो इसके फायदे डिस्कस करते हैं. पहले तो मैंने इन तीनों के कंपैरिजन में इसके बारे में एक आपको एडिशनल पॉइंट बता दिया जो इसमें बहुत अच्छा है. ठीक है, इन तीनों को यूज करने के लिए आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, रोडवे में क्या होता है, इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. अगर हम बात करें रोडवेज के केस में, तो रोडवेज में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आप में आपके पास इसमें होती है. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मैं समझाता हूं क्या मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी का. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है हमारे पास, देखो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. रोड पे अगर आप मूव कर रहे हो तो अपने अकॉर्डिंगली अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. ये भी तो फ्लेक्सिबिलिटी ही है. अपने अकॉर्डिंगली अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. अपने अकॉर्डिंगली किसी भी लेन में शिफ्ट कर सकते हैं. मान लो मैं अभी इस लेन में चल रहा था, मैं इस लेन से शिफ्ट करके इस लेन में पहुंच गया. अपने अकॉर्डिंगली मैंने अपनी लेन चेंज कर ली, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है. स्पीड का कंट्रोल मेरे हाथ में है. स्पीड मुझे कितनी रखनी है, स्पीड मुझे धीरे धीरे जाना है, मुझे बहुत फास्ट जाना है, मुझे मीडियम स्पीड पे जाना है, ये भी मेरे पे डिपेंड कर रहा है. सो इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी. ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है. और क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, टाइम के लिए आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है. थ्रू आउट 24 आवर आपके पास ये मोड अवेलेबल रहेगा. दिन हो, रात हो, दोपहर हो, एवरी टाइम ये रोडवेज आपके लिए अवेलेबल रहेगा. ऐसा इन तीनों में नहीं है. रेलवे में भी ऐसा नहीं है, एयरवेज में भी ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है. तो 24 आवर सर्विस आपको इस मोड की देखने को मिलती है. किसी भी समय पे आप इसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट बात, सेम ट्रैक सेम रोड जो है आपका सुटेबल रहेगा हर डिफरेंट तरह की रोड्स के, डिफरेंट तरह के व्हीकल्स के लिए. सेम ट्रैक पे बस भी मूव कर सकती है, ट्रक भी मूव कर सकता है, छोटी सी बाइक भी मूव कर सकती है, साइकिल भी मूव कर सकती है. सो ये सारे के सारे देखो कितने इसके अलग अलग प्लस पॉइंट्स आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं एज कंपेयर टू इनके केस में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा. सो ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस है इन सबके ऊपर. ठीक है, इन सबके ऊपर. तो ये यहां से हमें समझ में आया कि रोडवेज के बारे में. दूसरी बात, एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल होती है इसमें. डोर टू डोर सर्विस यानी कि हर किसी के घर के बाहर अवेलेबल है रोड जो है. ठीक है, ऐसा और किसी में नहीं है. रेलवेज में, एयरवेज में, वाटरवे में आपको घर के बाहर से लेके जाएगा रोडवे और घर पे लाके छोड़ देगा दोबारा. तो ये है क्या, डोर टू डोर सर्विस. तो ये रोडवे के बारे में हमें यहां से समझ में आया कि क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं. सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. अब यहां से इतनी चीजें समझने के बाद कि भाई क्यों जरूरत पड़ी, अब हमारा रोल कहां पे आया, फाइनली कैसे लेके जाएंगे, इन सारी चीजों को समझने के बाद अब यहां पे हमें जो इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कशन करना है, हमें इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कशन करना है किसका, इस रोडवेज के बारे में आपको इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कशन करना है. दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. ठीक, सब्जेक्ट में हमें ये जो हाईवे इंजीनियरिंग लिखा हुआ है. सो अब यहां पे हम आते हैं फाइनली किसके ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर. अब हम मूव करते हैं फाइनली, अब इस पे आते हैं. ये पूरी बेसिक डिस्कशन करने के बाद आपको एक पूरा यहां से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि कैसे अब हम फाइनली हाईवे पे पहुंच रहे हैं. ठीक, सारी चीजें क्लियर हो गई. ठीक, रोडवेज में सो मैं अगर बताऊं, हाईवे इंजीनियरिंग इज बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जो कि विच डील्स विद द प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ रोडवेज. हाईवे इंजीनियरिंग वो ब्रांच होती है इंजीनियरिंग की जिसका एम क्या होता है, प्लान करना, कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेनेंस करना रोडवेज का. सो डिस्कशन करना है किसका, हमें इस रोडवेज का डिस्कशन करना है, यानी कि हाईवे इंजीनियरिंग का आपको डिस्कशन करना है. ये अब हम यहां पर फाइनली यहां से इसको शुरू करेंगे. अब हम अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं. सो पूरा का पूरा ये बेसिक डिस्कशन बताने का मेरा पर्पस ये था. देखो नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है इंटरव्यूज में जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं जाके क्या कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्या, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. सो इंटरव्यूअर जो होता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि ठीक है आपका फेवरेट सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग है, सो बताइए कि आप हाईवे को कैसे देखते हो, व्हाट इज द रोल ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग इन योर डे टू डे लाइफ. क्या रोल है इसका, आपका रोल कहां पे आता है, यहाँ पे आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है. ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं. तो इंटरव्यूअर 1 मिनट में आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि बताइए क्या रोल है, रोल एक्सप्लेन कीजिए. सो अपने आंसर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए आप ये चीजें यूज कर सकते हो. ठीक, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, आप कैसे सामने वाले इंटरव्यू को आंसर कर सकते हो. तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि कितना आपको इसके बारे में अच्छे से आंसर आते हैं, कितनी हमें इसके बारे में आइडिया. सो इंटरव्यूज में काफी पूछे जाते हैं. आई हैव अप्लाइड माई सेल्फ फॉर सो मैनी इंटरव्यूज, मैंने खुद ने काफी इंटरव्यूज दिए हुए हैं. ठीक है, तो मेरे को इसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है कि किस किस तरह से इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड किस किस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं इंटरव्यूज के लिए. वो सारी चीजें भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा.
ठीक है, इंटरव्यूज में इतना एक्सपीरियंस है मेरे को कि किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इंटरव्यूज में, वो भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूंगा। जैसे ये एक क्वेश्चन था हमारा, काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, साथ गेट एग्जाम से, ईएससी से, या फिर आप पीएसयू की बात करें, वो सारे डिस्कशन हम इजीली करेंगे यहाँ पे, जिससे कि आपके उनके सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, बुक्स के लिए कोई डाउट नहीं रखना है, मैं ऑलरेडी इस पे काफी मेहनत करके आ रखा हूँ, मैंने इतनी बार इसको पढ़ा रखा है सब्जेक्ट को, सो मेरे को इसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल आपको जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मेरे पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है, मेरे पे भरोसा रखना है। मैं आपको इस तरह से तैयार करके चलूंगा कि बाय द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट आप देखोगे कि कितना इजीली हम सारे के सारे क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से कर पा रहे हैं। ठीक, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे। सो अब हम आते हैं किस पे, अपने सब्जेक्ट की तरफ, हाईवे इंजीनियरिंग पे मूव करते हैं। तो ये पूरा बेसिक डिस्कशन यहाँ से आपका क्लियर होता है। ठीक, सो डिस्कस करते हैं सारा, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, सो कुछ इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्या करना है, जस्ट एक महीना जब तक ये सब्जेक्ट चल रहा है, इतने टाइम में मेरे साथ लग के मेहनत करनी है। ठीक है, पूरा कॉपरेट करना है, जो जो चीजें मैं दूंगा, टेस्ट दूंगा, असाइनमेंट्स दूंगा, क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा, उनको टाइम टू टाइम सॉल्व करना है, नोट्स को रिवाइज करना है, पेंडिंग नहीं छोड़नी है चीजें। यही आपका कॉपरेशन चाहिए मुझे। ठीक है, यही कॉपरेशन चाहिए एंड यही मेहनत आपकी चाहिए जो आपको मेरे साथ करनी होगी। मैं भी करूंगा, आप भी करो, दोनों लग के करते हैं। बाय द एंड ऑफ सब्जेक्ट आपको ये बहुत अच्छे से सीख जाएंगे सब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे टारगेट है। ठीक, तो शुरू करते हैं। अब देखो अपना हाईवे पे, अब इस पे आते हैं मेनली। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बात तो डिस्कस करता हूँ कि भाई क्या क्या इसमें सिलेबस है, क्या क्या कंटेंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। कंटेंट के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं। इंट्रोडक्शन होगा आपका फर्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 1 विल बी व्हाट, बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड विल बी व्हाट, ज्योमेट्रिक डिजाइन of highways. The third point we will be discussing is traffic engineering. फोर्थ जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी पेवमेंट डिजाइन। नेक्स्ट हाईवे मटेरियल्स। हाईवे मटेरियल्स, ठीक है, ये बेसिक आपके पास कंटेंट रहेगा जो हम यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैं अगर आपको बताऊं कि देखो जिस तरह की टेक्नोलॉजीज आपकी अब रोड बनाने में यूज करी जाती है, जिस तरह की रोड आपको अब देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि शुरू से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते रहे हैं, चीजें बदलती रही हैं, नए नए मेथड्स आते रहे हैं, क्या क्या तरीके रहे हैं, किस किस तरह से मॉडिफिकेशंस होता रहा, टाइम टू टाइम उस चीज के बारे में आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, इंडिया में क्यों इतना ज्यादा रोड डेवलप करने के पीछे एम्फेसाइज किया गया, इतना ज्यादा फोर्स किया गया चीजों को। ठीक है, एंड कैसे इंडिया में रोड डेवलपमेंट की प्लानिंग की गई, वो भी चीजें यहाँ पे आप डिस्कस करोगे। यानी कि रोड डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया भी हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है कि इंडिया में कैसे चीजें हुई। इसमें अगर मैं बात करूंगा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन की अगर हम बात करें, देखो रोड पे ऐसे बहुत से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आपने किए होंगे, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस, कि जिनके बारे में आप जिनको आपने देखा तो होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उनको करते क्यों है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, आपने कभी ऑब्जर्वेशन करी है कि आपने देखा होगा कि सपोज रोड का, कई बार आपने देखा होगा कि जो रोड का सेंट्रल पोर्शन है, आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू एजेस थोड़ा एलिवेट कर दिया, समथिंग लाइक दिस। ये एजेस है दोनों साइड में, एंड ये क्या है, सेंट्रल पोर्शन, इसको एलिवेट कर दिया आपने। क्यों करते हैं ऐसे, क्या पर्पस होता है इसका, व्हाट इज द पर्पस। जब आप किसी कर्व पे मूव करते होंगे, देखो रोड पे अलग अलग तरह के कर्व प्रोवाइड करवाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं, वर्टिकल कर्व्स होते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व, एंड अगर कर्व प्रोवाइड भी करवा रहे हैं तो उसका एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ प्रोवाइडिंग द कर्व। क्यों प्रोवाइड करें, कर्व को डिजाइन कैसे करेंगे, कर्व की क्या लेंथ रखनी है, क्या उसके लिए पैरामीटर रखने हैं, क्या उसकी रेडियस रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम कर्व पे मूव करते हैं तो हमें ऐसा फील हुआ होगा कि कोई ऐसा फोर्स है जो हमें बाहर की साइड खींच रहा है पकड़ के, ऐसा भी फील करा होगा सबने। तो वो क्या फोर्स होता है, अब वो कोई ऐसा फोर्स है तो उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारे पे, और अगर अफेक्ट हो भी रहे हैं तो उसके अफेक्ट को ओवरकम कैसे करेंगे,
ये सारे पॉइंट आते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हम रोड का जो एज होता है ना, आउटर पोर्शन जो होता है रोड का, आउटर पोर्शन को थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनर पोर्शन, समथिंग लाइक दिस। ये आउटर पोर्शन है, दिस इज इनर पोर्शन, इसको हमने एलिवेट कर दिया आउटर पोर्शन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनर पोर्शन। क्या ऐसा क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन? ये सारी चीजें मिलेंगी जानने को कहां से, इस पर्टिकुलर टॉपिक के डिस्कशन के बाद। नाउ ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या डिस्कस करना है हमें, ट्रैफिक में हमें बात करनी है, देखो जो मैंने आपको एक बेसिक एम बता दिया सब्जेक्ट को पढ़ने का, हमारा यहाँ पे जो रोल है सेफ बनाना, एफिशिएंट बनाना, इकोनॉमिक बनाना एंड एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है। तो उस सारे के सारे एम को फॉलो करने के लिए बहुत सारे ऐसे डिफरेंट तरह के स्टडीज होते हैं जो हमें करने होते हैं। लाइक अगर हमें ये सारा का सारा एनालिसिस करना होता है रोड कंस्ट्रक्शन से पहले, कि आपको देखना होगा कि भाई अगर रोड पे कहीं एक्सीडेंट का खतरा तो डेवलप नहीं हो रहा है, अगर एक्सीडेंट का खतरा डेवलप हो रहा है तो कहां पे डेवलप हो रहा है, किस तरह से मैं उसको बचा सकता हूं, क्या रोड पे एक्सेसिव कंजेशन तो नहीं हो रहा है, भीड़ भाड़ तो नहीं लग रही है, जाम तो नहीं लग रहा है, अगर जाम लग रहा है तो कैसे मैं उस जाम को बचा सकता हूं, क्या क्या मेथड उसके लिए यूज कर सकता हूं, किस ट्रैफिक के लिए मुझे रोड को डिजाइन करना है। आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू तो चाहिए ना, जिस वैल्यू के लिए आप किसी भी पैरामीटर को डिजाइन करते हो। मान लो आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, उस स्ट्रक्चर पे आपको पहले यही तो कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई कितना लोड उसके ऊपर आ रहा है। तो सेम वे में आपको रोड डिजाइन करने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा उस रोड के ऊपर कितने व्हीकल आने वाले हैं, तभी तो रोड डिजाइन कर पाओगे। तो वो सारी चीजें मिलेंगी कहां पे, इस चैप्टर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकली भी एंड आपका गेट एग्जाम से भी। ठीक, पेमेंट डिजाइनिंग, पेमेंट डिजाइन करने के लिए नंबर ऑफ मेथड आपके पास अवेलेबल होते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स अवेलेबल। कौन कौन से मेथड हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, किस तरह से उसकी थिकनेस को डिसाइड करना है, दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर पेमेंट डिजाइन। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जो पेमेंट डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, दैट पेमेंट डिजाइनिंग के बारे में हम सोच भी नहीं सकते अगर हमें हाईवे मटेरियल्स की जानकारी नहीं है। अगर हमें हाईवे मटेरियल की जानकारी नहीं है तो हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, बनाने की तो बात बहुत दूर है। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल हैं जो हाईवे में यूज किए जाएंगे एंड किस मटेरियल का अपना क्या रोल है, एंड उस मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से टेस्ट उस मटेरियल के ऊपर किए जाते हैं। ठीक है, तभी तो आप उसे कहां पर यूज कर पाओगे, हाईवे डिजाइनिंग में यूज कर पाओगे। अगर आपको मटेरियल की नॉलेज नहीं है, उसकी आइडिया नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। सो मटेरियल्स के ऊपर आपका पूरा एक टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसमें हमें उसके बारे में डिस्कशन करना है, हाईवे मटेरियल। दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हाईवे इंजीनियरिंग। अब थोड़ी सी अगर मैं इस हाईवे के बारे में एग्जाम पर्पस से बात करूं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको एग्जाम से भी इंपॉर्टेंस बता देता हूं। ये तो आपने जस्ट एक बेसिक बात करी है, बेसिक जो हमारा प्रैक्टिकली क्यों जरूरी है। भाई इंपॉर्टेंस जानने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल और दूसरा क्या होता है, एग्जाम पर्पस। तो प्रैक्टिकली सारा डिस्कशन करने के बाद एक आते हैं आप किस पे, एग्जाम पर्पस पे, कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो हाईवे में अगर हम बात करें, गेट में बात करते हैं, गेट में अगर आप बात करोगे तो गेट में लगभग हमारा टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 100 में से लगभग 70 मार्क्स किसके रहेंगे, टेक्निकल पोर्शन के रहेंगे। आउट ऑफ दैट 70, इस 70 में से लगभग आप 8 to 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन अज्यूम करके चलो कि आपको हाईवे इंजीनियरिंग से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप ये अज्यूम करके चलो कि आपको हाईवे इंजीनियरिंग से देखने को मिलेंगे। नाउ अगर 70 में से आपका 8 से 10 नंबर का हाईवे इंजीनियरिंग पूछा जा रहा है, एक अकेला सब्जेक्ट, यानी कि टोटल कितने टेक्निकल होते हैं आपके पास, 12-13 टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, तो 12-13 टेक्निकल में से एक अकेला सब्जेक्ट इस 70 में से 10 नंबर तक का वेटेज रख रहा है। सो कितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्पस, ये भी हमें यहाँ से क्लियर हो गया। यानी कि अगर एक अच्छी रैंक निकालने का सोचना है गेट एग्जाम में, तो इस सब्जेक्ट को तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर सोच रहे हो कि इसके बिना मैं चला जाऊं तो मैं बहुत अच्छी रैंक निकाल दूंगा, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम की बात रहेगी। सो इसे सीखना जरूरी है फॉर द एग्जाम पर्पस ऑल्सो, एज वेल एज प्रैक्टिकली भी बहुत जरूरी है। ईएस में अगर बात करूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ईएस में अगर बात करूं, ईएससी में, तो लगभग अगर बात करूं कन्वेंशनल पोर्शन में, तो लगभग बात करोगे तो लगभग 50 to 60 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको इससे कन्वेंशनल में देखने को मिल सकता है। देखो कितनी हाई वेटेज है। ठीक, तो ये बात करी हमने एग्जाम पर्पस से, बात कर ली थोड़ी सी आपसे प्रैक्टिकली, जस्ट बेसिक डिस्कशन कर लिया। ठीक है, कि क्या चीजें होंगी, ये सारा का सारा आपको पूरा इसके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। दिस indicates ki how much the study of this subject is important for us from the practical purpose as well as from the examination purpose also। आपको जस्ट लगे रहना है मेरे साथ पूरा महीना भर। ठीक है, मेहनत करनी है अच्छे से लग के। ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी क्लास में। ठीक, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस पे हमारा मेन फोकस रहेगा, जिससे कि पूरे के पूरे न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे अच्छे से अंदर आपके डेवलप कर जाए। ठीक, सो
ये चीजें यहां से क्लियर होने के बाद अब हम शुरू करते हैं अपना क्या फर्स्ट टॉपिक। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, एग्जाम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्या सिलेबस है सब हमें क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं किसके तरफ, अपने टॉपिक नंबर 1 के तरफ जो मूव करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्या, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं, ठीक। सो जो चैप्टर नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं, द चैप्टर नंबर 1 इज व्हाट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन में शुरू करते हैं। सो क्या है चैप्टर नंबर 1 हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जनरल बात करते हैं हम। आपने अपने डे टू डे लाइफ में बहुत से कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं। जैसे कहीं पे तो हम कहते हैं कि यार ये रोड जो है, ये सड़क जो है वो बहुत खराब बनी हुई है, ऐसे बोलते हैं हम कि रोड जो है बहुत खराब बन रखी है। कहीं पे हम बोलते हैं कि पेमेंट के बारे में बात करते हैं, समटाइम्स क्या यूज करते हैं, पेमेंट वर्ड यूज करते हैं, आप सबने करा होगा। कभी बोलते हैं कि यार रोड बड़ी खराब बन रखी है, कभी बोलते हैं कि पेमेंट कितना अच्छा बना हुआ है, ऐसे बोलते हैं। सो एक बेसिक बात ये आती है हमारे पास कि हम किसी लोकेशन पे रोड ही बोल रहे हैं, किसी लोकेशन पे हम पेमेंट बोल रहे हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोड एंड पेमेंट, ये हमें क्लियर होना चाहिए। इसी पॉइंट को हम पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि एंड तक आपको नंबर ऑफ जगह पे पेमेंट वर्ड यूज करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है एक्चुअली पेमेंट का मतलब, ठीक। सो रोड एंड पेमेंट के बारे में हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो रोड एंड इधर बात कर रहा हूं मैं किसकी, पेमेंट की। रोड एंड पेमेंट, ठीक है। देखो रोड के बारे में बात करते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज ये आपके पास कोई एक ए पॉइंट है, आपको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए जो हमारे पास मेन रास्ता था, मेन रास्ता तो ये वाला था, ये मेन रास्ता था ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए हमारे पास मेन रास्ता कौन सा था, ये मेन रास्ता था जाने के लिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हमें यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ एक शॉर्टकट दिखाई दिया, एक शॉर्टकट दिखाई दिया, दिस इज द मेन पाथ। लेकिन हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ एक शॉर्टकट दिखाई दिया, एक शॉर्टकट दिखाई दिया, ठीक है। कैसा शॉर्टकट है, ये पूरा का पूरा एक शॉर्टकट है, एंड इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा एक मिट्टी का बना हुआ है, ये पूरा क्या है, बेसिकली मिट्टी वाला ट्रैक है। यहाँ पे क्या है, सॉइल है एक्चुअली में, ठीक है। ये पूरा एक आपके पास एक पक्का सा सड़क था, ये तो एक मेन रोड था आपके पास, मेन पाथ। ये क्या है, एक शॉर्टकट है हमारे पास, और ये किसका है, मिट्टी का बना हुआ है। अब हुआ क्या कि आपने क्या कोशिश करी कि यार मेन रोड से नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस शॉर्टकट को ले लेता हूं, यहाँ पे इस शॉर्टकट को ले लेता हूं मैं। तो आप क्या करें, आप यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए आपने ये शॉर्टकट चूज करा, और आप इस मिट्टी वाले रास्ते से मूव करना शुरू कर दिया, इस मिट्टी वाले रास्ते से मूव करना आपने शुरू कर दिया। अब एक पॉइंट ये हमें पता होना चाहिए कि जब आप इस मिट्टी के रास्ते पे मूव करोगे, तो ये जो सॉइल यहां पे प्रेजेंट थी इस ए से बी के बीच में, ये सॉइल क्या होने लगेगी, इस व्हीकल का जो लोड होगा, आपके पास जो व्हीकल है, आपके पास एक व्हीकल है यहां से यहां जाने के लिए, तो आपके व्हीकल के लोड के वजह से ये जो इसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट थी शॉर्टकट रास्ते पे, वो सॉइल क्या होने लगेगी, कॉम्पैक्ट होने लगेगी, वो सॉइल क्या होने लगेगी, कॉम्पैक्ट होने लगेगी। कॉम्पैक्शन एक पूरा प्रोसेस होता है हमारा। कॉम्पैक्शन कहीं ना कहीं, मैं थोड़ा सा जस्ट बता देता हूं, कॉम्पैक्शन इसको हार्ड बनाने में मदद करेगा, इस सॉइल को। वो तो डिटेलिंग में आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ोगे पूरा, बट अभी के लिए बताता हूं, कॉम्पैक्शन इस सॉइल को हार्ड बनाने में मदद करेगा, इसको डेंस बनाने में मदद करेगा। तो हुआ क्या, इस व्हीकल के लोड के वजह से ये जो सॉइल थी वो क्या होने लगी, कॉम्पैक्ट होने लगी, कॉम्पैक्ट होते होते वो हार्ड होने लगी, डेंस होने लगी। अब हुआ क्या कि जब आप ए से बी के बीच में जाते जाते यहां पे शॉर्टकट फॉलो कर रहे थे, तो ऐसा ही सेम किसी और ने आपको देखा, वो भी आपके पीछे पीछे इसी रास्ते से मूव करने लगे, किसी और ने देखा, वो भी इसी रास्ते से फिर मूव करने लगे। इस तरह से लोग जो है इस मेन पाथ को छोड़ के इसी रास्ते से मूव करना शुरू कर दिए। अब होगा क्या, जब इस रास्ते पे नंबर ऑफ व्हीकल चलने लगे, व्हीकल यहां से कंटिन्यूअसली मूव करते जा रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे सॉइल थी,
अब वो सॉइल एक बहुत कॉम्पैक्ट हो चुकी है, बहुत हार्ड वो बन चुकी है। क्या हो चुकी है? वो काफी ज्यादा हार्ड बन चुकी है। ठीक है, हार्ड बन चुकी है। अब देखो, अब आते हैं हम मेन रोड की डेफिनेशन पे। ये सॉइल अब इतना ज्यादा हार्ड हो चुकी है कि इसके ऊपर अगर आप कोई भी व्हीकल अब मूव करवाओगे, सो ये सॉइल उस मूविंग व्हीकल के लोड को बहुत इजीली कैरी कर पा रही है, बहुत इजीली कैरी कर पा रही है। नाउ अब आती है डेफिनेशन किसकी? रोड की। तो रोड क्या है? रोड कोई भी ऐसा सरफेस है, रोड कोई भी ऐसा सरफेस है जो कि आपके मूविंग व्हीकल के लोड को कैरी कर पाए। अगर वो सरफेस आपके मूविंग व्हीकल के लोड को कैरी कर पा रहा है तो हम उसे रोड बोल देंगे। हम यहां पर मटेरियल की कोई बात नहीं कर रहे, किससे बना हुआ है? वो सॉइल का भी हो सकता है, वो ब्रिक्स का हो सकता है, आरसीसी का हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, इट डजंट मैटर। जस्ट सिंपल डेफिनेशन क्या है कि दैट सरफेस शुड बी हार्ड एनफ, वो सरफेस आपका हार्ड एनफ होना चाहिए जिससे कि वो आपके मूविंग व्हीकल के लोड को कैरी कर पाए, मूविंग व्हीकल के लोड को कैरी कर पाए। जस्ट यही क्या कहलाएगा? आपका रोड कहलाएगा। रोड को आप भी बना सकते हो, रोड नेचुरली भी फॉर्म हो सकती है। ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था अभी, नेचुरली तो फॉर्म हुई है, क्या आपने इंटेंशनली थोड़ी इसको हार्ड करा है सरफेस को, वो खुद से खुद हो गया हार्ड मूविंग व्हीकल की वजह से। सो रोड इज ए सरफेस, एनी काइंड ऑफ सरफेस विच कैन कैरी द लोड ऑफ अ मूविंग व्हीकल विल बी कॉल्ड एज अ रोड। ठीक, ये सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है बस। अब आते हैं किस पे? पेमेंट पे। पेमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो पेमेंट क्या है? देखो पेमेंट क्या है, जैसे मैंने यहां पे आपको एक रोड बनाकर दिखाई थी अभी, इस मिट्टी की, ये जो सॉइल था यहाँ पे वो कॉम्पैक्ट होके क्या बन गया था? रोड बन गया था। ये मिट्टी है बेसिकली, यहाँ पे हार्ड कॉम्पैक्टेड सॉइल है। अब यहाँ पे सपोज प्रॉब्लम क्या होगी, अगर लेट अस सपोज बारिश हो जाए तो बारिश में क्या हो जाएगा? क्या इस मिट्टी पे मूव कर पाना इतना आसान रहेगा? फिर इतना आसान नहीं रहेगा। तो आपने क्या किया, एक तो आपके पास ये पूरी की पूरी मिट्टी की लेयर है ही, दिस इज ए लेयर ऑफ सॉइल। आपने क्या करा, इसके ऊपर एक किसी दूसरे मटेरियल की लेयर डाल दी इस तरह से। मैंने क्या किया, आपने ये पूरा सॉइल था हमारे पास यहाँ पे, मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ब्रिक्स की एक लेयर डाल दी, ब्रिक्स की एक लेयर डाल दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, ब्रिक्स की लेयर डाल दी। अब ये ब्रिक्स की लेयर क्यों डाली मैंने यहाँ पे? ब्रिक्स की लेयर डालने का एक सिंपल सा जो मेरा पर्पस है वो ये है, जिससे कि मैं इस व्हीकल के मूवमेंट को और ज्यादा आसान बना सकूं, जिससे कि मैं इस व्हीकल के मूवमेंट को और ज्यादा आसान बना सकूं। देखो ये जो सॉइल थी वो मूव तो इस सॉइल के ऊपर भी कर जाता, लेकिन बारिश के सीजन में मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है ना हो जाती। तो हमने क्या किया, इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने इसके ऊपर एक ब्रिक्स की लेयर डाल दी। अब क्या होगा, व्हीकल का मूवमेंट इसके ऊपर और ज्यादा स्मूथली हो जाएगा। अब ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने गांव वगैरह में, जब विलेजेस वगैरह में देखा होगा तो इस तरह की रोड बनते हुए आपने देखा होगा। क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर क्या डाल देते हैं, ईंट डाल देते हैं, ईंट की लेयर बिछा देते हैं पूरी की पूरी, ऐसा देखा होगा आपने विलेजेस वगैरह में। ठीक है, तो ये अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका क्या, पेमेंट। दिस इज पेमेंट। क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? यहां पे जो डिफरेंस है, यहां पे आपके पास मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है। हियर वी हैव प्रोवाइडेड मल्टीपल लेयर्स। लेयर 1 सॉइल की थी, उसके ऊपर ब्रिक्स डाल दी। सपोज इसके ऊपर आप कोई और लेयर और डाल दो, इसके ऊपर सपोज मेरा मन कर रहा है मैं कोई सीमेंट डाल देता हूं, ये लो मैंने एक लेयर और डाल दी, यहां पे एक और लेयर आ गई, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पेमेंट कहलाएगा। यानी कि अगर हम बात करें पेमेंट एक तरह से रोड का मॉडिफिकेशन ही है। रोड के ऊपर मूवमेंट को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हमने क्या किया, उसके ऊपर अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स की लेयर प्रोवाइड करवा दी। तो वो क्या कहला रहा है, हमारा पेमेंट कहला रहा है। ठीक है, पेमेंट के लिए सिंपल एक डेफिनेशन याद रखनी है हमें, क्या, एक वर्ड याद रखना है बस, मल्टीपल लेयर सिस्टम। मल्टीपल लेयर सिस्टम, दिस इज पेमेंट। अगर नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, कितनी भी हो सकती हैं, 4 5 6 2 3, कितनी भी होनी चाहिए, वो पेमेंट कहलाएगा। क्यों प्रोवाइड करा है लेयर्स, व्हीकल के मूवमेंट को और ज्यादा आसान बनाने के लिए। रोड क्या है, कोई भी सरफेस हो, बस वो मूविंग व्हीकल के लोड को कैरी करना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, रोड कहलाएगा। ठीक, सो एक सिंपल डेफिनेशन, एनी हार्ड सरफेस विच कैन कैरी द लोड ऑफ ए मूविंग व्हीकल, उधर मल्टीपल लेयर सिस्टम। इफ द नंबर ऑफ लेयर्स आर प्रेजेंट देन वी विल कॉल इट एज अ पेमेंट। सो ये एक आपके पास बेसिक जनरल डिस्कशन हुआ रोड में एंड पेमेंट में। सो इस सब्जेक्ट इतना आपको ये चीजें सीखने के बाद एक पूरी, आई थिंक कि आपके पास एक पूरी फीलिंग अभी तक डेवलप कर चुकी होगी कि क्या हमें बेसिकली इसमें लेके चलना है, क्या सिलेबस है, क्यों जरूरी है प्रैक्टिकली एंड एग्जाम पर्पस से भी, कहां से नीड आई सब्जेक्ट को पढ़ने की। ठीक,
सो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर अपना जो पर्टिकुलर प्रॉपर वे में सिलेबस ये शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन चैप्टर। एक बेसिक यहाँ पे जस्ट मैंने छोटा सा डिस्कशन किया आपसे रोड के बारे में, पेमेंट के बारे में। नाउ अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे इसके ऊपर एक जो बेसिक आपके पास डिस्कशन होना है, ठीक, उसको शुरू करेंगे। देखो फीलिंग डेवलप होनी सब्जेक्ट के बारे में बहुत जरूरी है, ठीक है, जब तक मजा नहीं आएगा, जब तक फीलिंग डेवलप नहीं होगी, ठीक है। इंटरेक्शन एक ऐसा ही सोर्स है, प्रॉपर अगर इंटरेक्शन हम करेंगे, मान लो मैं इधर से क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसके आंसर करोगे, भले ही गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर लेकिन करना पड़ेगा। आंसर अगर करोगे मैं उसको सही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। इंटरेक्शन अगर करेंगे तो इंटरेस्ट बनेगा, ठीक, इंटरेस्ट बनेगा, मजा आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में, ठीक, मजा आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में। नोट्स का क्या तरीका रहेगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चंस का तरीका मैंने बता दिया, क्या क्वेश्चंस है, ठीक। हाईवे कितना डेप्थ में लेके जाना है वो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको, आप क्वेश्चन खुद से खुद जब सॉल्व करने लगोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि जितना हम पढ़ रहे हैं दैट इज सफिशिएंट, वो बहुत है आपके लिए, ठीक। तो क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस दे देगा कि हाँ हम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। क्वेश्चंस देख लिया, सिलेबस देख लिया, वेटेज देख लिया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर हो गई, कहाँ से नीड आई वो सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। बुक्स के बारे में मैंने बताया कि इसमें देखो फ्रॉम द एग्जाम पर्पस तो मैं जो आपको बताऊंगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। क्वेश्चंस आपके होंगे, आप खुद से देखोगे उन्हें करके, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। कोई अगर ज्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी और ज्यादा नॉलेज बढ़ाने की सब्जेक्ट के बारे में, तो उसके लिए मैं अगर बताने कोई पूछना चाहोगे तो मैं बता दूंगा अलग से, ठीक है। कोई जरूरत अगर मान लो कोई पढ़ना चाहेगा उसको अलग से, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा आपको। जस्ट आपको पूरा क्या करना है, जो भी हमें ड्यूरेशन यहाँ पे हाईवे लेके चलना है लगभग 60-65 घंटे, इसमें पूरा आपको मेहनत करनी है मेरे साथ में लग के। क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस करने हैं, घर पे क्वेश्चन करने हैं, मैं जो दूंगा वो क्वेश्चन करने हैं, क्लास में क्वेश्चंस करने हैं, कहीं से भी दिखाई दे क्वेश्चंस करने हैं। एम क्या है, लग के मेहनत करनी है 1 महीने में। 1 महीने बाद आपके मन में ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए कि हाँ ये हाईवे का हमारे से ये क्वेश्चन नहीं हो पाया या वो क्वेश्चन नहीं हो पाया, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। इस तरह से हम लेके चलेंगे चीजों को, ठीक। सो मेरा टारगेट ये रहेगा कि आप यहाँ से हाईवे पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम में अपीयर करें, गेट में, ईएससी में, या फिर किसी पीएसयू में, या फिर किसी और अदर एग्जाम में, तो आपसे वहां पे हाईवे के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाए, ये मेरा टारगेट रहेगा। इस तरह से मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत सी चीजें मैं यहाँ पे खुद ऑलरेडी करके बैठा हुआ हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टॉट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग, तो इसके बारे में मेरे को हर एक चीज का आइडिया है कि एग्जामिनर किस किस तरह से आपसे गलती करवाएगा पेपर में। आपको फॉर्मूले ऐसे याद होंगे, फॉर्मूले याद होंगे आपको, लेकिन एग्जामिनर लैंग्वेज इस तरह से घुमा कर देता है कि आप उसे पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करवाना है, ठीक। इस तरह से भी नंबर ऑफ टाइप के वैरायटीज के प्रॉब्लम एग्जामिनर बना सकता है जिससे कि आपसे गलती कराई जा सके। तो वो चीजें भी हम देखते चलेंगे कि भाई देखो ये जो इस टाइप का आपका प्रॉब्लम है, इसे एग्जामिनर इस तरह से भी पूछ सकता था, इस तरह से भी पूछ सकता था, वो चीजें मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर करके चलूंगा, ठीक। सो ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, पूरा आपके पास जो है वो मैटर तैयार है, पूरा खाना मैंने तैयार करके रखा हुआ है। आपका जस्ट काम क्या है, उस खाने को आपको आकर खाना है, दिस इज ओनली योर टास्क, ठीक। सो चलो इसका शुरू करेंगे, प्रॉपर अपना डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में, चैप्टर 1 के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, और कुछ जो हमारी चीजें हैं। सो वी विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।